अपने सर से पूछ ही रहे थे यूपी वाला में बहुत अच्छा प्रोसेस है उसमें 25 का जो है वो लगा हुआ है 2 को बचा हुआ है 2 बाकी हम लोग जो है ठीक है अलग अलग वहाँ का विशेषता अच्छा करवाइएगा हाँ सर कहीं भी जैसे समझ में आ रहा है कुछ आगे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बड़ा वाले में ये निगरानी नहीं अनावश्यक नहीं है सही नहीं है पटना बिहार में भी हाँ कहाँ बिहार में बहुत धन्यवाद मैं बैठे थैंक यू shall we start हेलो yes सर अच्छा ओके so Robin hi कैसे हो हम बहुत दिनों बाद हम लोग मिल गए सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मैं एक्चुअली बाहर है मैं भी तो नहीं हम एक बार देख लेते क्या है जो अभी तो सर सहरसा में यहाँ कुछ टीम गए थे क्या यहाँ पे इन लोग के यहाँ कुछ प्रोग्राम कुछ और लोग हैं बस ठीक है विल स्टार्ट है ठीक है तो कृतिका स्टार्ट करें ठीक है ऑलराइट सो गुड इवनिंग एवरीवन तो वेलकम सैटरडे सेशन पे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद I can constantly see some people are very regular and punctual. So today we have a very special guest with us. So I'll introduce her. I'll read out her introduction and then I'll also tell you how she's important for all of us. So her name is Nikita Shekhar. And Nikita ma'am को मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले से ही जानता हूँ. She's a very efficient and very dynamic lady. और मैं जिस फॉर्म में काम करता हूँ पहले काम करता था एक एनजीओ एक फॉर्म से था जो बहुत डायनेमिकली काम करता था उसका सारा चीज निकिता मैम ही हैंडल करती थी. इज आल्सो द प्रेजेंट काउंसिल मेंबर ऑफ द पटना चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. A committed practicing company secretary with over 9 years of experience and is running a firm for the last 9 years. She has great discipline in managing and delivering work on time.
experienced in dealing with not only secretarial matters, but also have gained exposure in varieties of fields such as income tax, GST, intellectual property rights, etc. She's a firm believer of practice makes perfect and nothing is unachievable. For a company secretary, any new challenge only develops the enthusiasm to become perfect, and she has a great understanding of strategic goals and plans of the organization as well as an ability to make sound judgments, backed by proper data and analysis. Accountable and transparent for actions, decisions, and providing valuable feedbacks and advice. A natural self-starter who sees things through from start to finish and takes every challenge as an opportunity. Nikita Sekhar is a winner of Bihar Pratibha Samman in 2010, speaker at various events of the industry, and is actively associated with MSME Patta as a guest faculty. So we are very lucky to have her today. आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग बहुत बेसिक चीज पे बात करने वाले हैं, जिस चीज के लिए मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग एज ए स्टार्टअप हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते, जैसे इक्विटी क्या होता है, स्टेक क्या होता है, डाइल्यूशंस क्या होता है। तो हम लोग इन सब बेसिक टर्मिनोलॉजी को फंडिंग के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आई थिंक आप सब लोग ऑलरेडी एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, सो आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि आई नो आप लोगों का कुछ ना कुछ तो जरूर मिस हो रहा होगा ये सेशन अटेंड करने के लिए, तो थैंक यू आपने टाइम निकाला। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग किस इश्यूज के बारे में आज डिस्कस करना चाहते हैं, किन चीजों पे क्लैरिटी चाहते हैं, ताकि आपका ये जो टाइम आपने निकाला है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सके। मतलब आप लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज आप लोग फेस करते होंगे। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा फंडिंग से रिलेटेड है, तो फंडिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है एक बार हम लोग I mean, I would like to listen to that first. एक बार आप लोग बताएं, then we'll see how we can discuss and solve it in the next 1 hour. Okay? तो अगर आप लोग में से कोई बोलना चाहे तो जरूर स्टार्ट कीजिए, बट बिफोर यू स्टार्ट आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा और क्या आप काम करते हैं वो जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या आप लोग का ब्रेन कैसे चल रहा है, क्या आप लोग स्टार्टअप मतलब क्या काम कर रहा है। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि किस चीज का बिजनेस है। तो इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना बिजनेस बताइए एंड इशू फंडिंग से रिलेटेड क्या इशू हो रही है आपको वो जरूर बताइए। एक नोटपैड राजीव जी। हाँ, एक नोटपैड मैम को दो। तो who would like to start first? आदित्य भाई, हाँ प्लीज। बैठ के आराम से, वी आर हियर फॉर डिस्कशन। एकदम मतलब इसको ऐसा समझिए कि आप डिस्कशन के लिए बैठे मेरे साथ। My name is Ravi Ranjan. My Okay. startup name is Talent Mart. Talent? Mart. Okay. Basically, we are providing a platform where all the medical students or medicals who are studying at MBBS or paramedical, we are providing all the products used in their professions are available at a single platform. Okay. Like products like their medical academic books, their dress material, and their surgical equipments, and so many things. So currently we have delivered all over India. Okay. Last 4-5 years. और आपको इशू क्या होती है फंडिंग से रिलेटेड? फंडिंग में मेन इशू जो मेरे पास है वो टीम वर्क का है। टीम में मेरे पास उस लेवल के लोग हैं नहीं जिसमें फंडिंग है। Okay. She's basically here to discuss about the terminologies or the concept related to finances. You know, so she cannot help. I mean, not be very helpful for finding those kind of people. Yeah, But yeah, we can discuss कि क्या किया जा कैसे सकता लोग है। हो सकते हैं वो definitely हम लोग discuss कर सकते हैं। हाँ। Something particularly related to finances, fundings, ये सब जो है सो हम लोग मतलब डिस्कस कर। अभी क्या है मैम यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाँ हाँ। वो उस लेवल का या बी सीरीज बी ये सब जो है सो अभी हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग एक कंसेप्ट को फिर भी समझना चाहेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, या फिर फाइनेंस। फंडिंग सबके पास इनिशियली तो है सबका, स्टेट तो अभी आप लोग फंड से तो साउंड है, मतलब इनिशियल फंडिंग तो है आपके पास, है ना? तो फंड को कैसे इन्वेस्ट करना है ये सब थोड़ा समझना चाहते होंगे। कब फंड ले ये भी हाँ। इम्पोर्टेंट है समझना। हाँ, कब फंड ले, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, all these topics are relevant. So you can start the PPT. हाँ, yes, you can start with it. डिस्काउंटेड बीपीआर वगैरह हाँ वो कैसे बनाए, और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम अपने इन्वेस्टर को शो करें, नहीं क्या करें, ये सारी चीजें। माइक का यूज की आवाज हम लोग को
आपका किस चीज का बिजनेस है? आप मैं फिर अगर स्विचेस ऑन करो सारे इसके माइक्स के। Switches on. basically I'm providing the PR coverage to and I think for a year जैसे कि वो ready होने वाला है मेरा startup करनी है जैसे we are basically providing the advertising solution to the startup तो दोनों और उसके बाद में हम लोग जो है फ्यूचर टारगेट है उस पे बेस करके करेंगे बेसिकली अगर कोई हमसे लेता है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि बेस वगैरह कलेक्ट करके उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, हम भी कैसे करेंगे मुझे राइट कौन? हाँ, changes, slight changes. अच्छा, ये मतलब यहाँ से रिमोट नहीं? मैं अच्छा आप अच्छा, आई हैव टू ओके। can start. So before we start, I'll discuss some basic terms. उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा टर्म हो जो आप लोगों के माइंड में आप लोग सुनते हो और नहीं समझ आता है तो we'll discuss that. ठीक है? डेट इक्विटी तो आई थिंक सबको समझ आता है। डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, नहीं समझ आता है। देखिए, जब I'll tell you in the way in which we first learned this, you know, when I was a student, I was a student of 11th standard when I understood what is equity and what is debt. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही I'll try to teach क्योंकि वो बहुत बेसिक होता है, वहां पर से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब तो काफी वास्ट डेफिनेशन आई कैन एक्सप्लेन, बट चूंकि आप लोग बेसिक नहीं जानते तो विल डिस्कस वेरी बेसिक्स। ठीक है, तो आप समझिए जैसे हम लोगों को स्कूल में समझाया गया था कि एक बड़ा सा पिज्जा है, ठीक है, और उसके बहुत सारे पीसेज हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा सा जो पिज्जा है वो आपका कैपिटल है, मतलब वो आपकी कंपनी का कैपिटल है, वो आपका फंड है। जैसे सपोज आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपनी पूंजी लगाई, पूंजी आई थिंक सब लोग समझते हैं, किसी ने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने 1,00,000 रुपए लगाए, जिनके पास जितनी खुद की पूंजी है, मतलब आपने किसी से लिया नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बूटस्ट्रैपिंग बोल सकते हैं, पर आप जैसे अगर आपको इक्विटी समझने में दिक्कत होती है तो हो सकता है बहुत लोगों को बूटस्ट्रैपिंग भी समझने में दिक्कत होती हो। तो आई एम यू नो ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द वे अ चाइल्ड इज फर्स्ट टॉट अबाउट इक्विटी एंड डेट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे कि बहुत मीडियोकर है तो बताइएगा कि मैम स्टैंडर्ड रेज कीजिए, तो आई रेज द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो समझिए कि अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वो जो आपने खुद का लगाया है, मतलब आपने किसी से नहीं लिया, ना आपने मम्मी से लिया, ना पापा से लिया, किसी दोस्तों से नहीं लिया, आपने सालों से जो बचाया है बस और ट्रेन के पीछे भाग के, उसको, वो पैसा। ठीक है, तो वो पैसा दैट इज योर कैपिटल। तो अगर सपोज वो एक कैपिटल, वो जो पैसा है वो अगर एक पिज्जा है तो उसके जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो आपका वो इक्विटी कहलाता है। मतलब दैट होल पिज्जा इज योर इक्विटी। इक्विटी यानी योर ओन फंड, बिल्कुल आपका अपना पैसा, किसी और दूसरे तीसरे का पैसा नहीं, आपका खुद का पैसा, दैट इज योर इक्विटी। अब अभी समझने की चीज है कि जो आपका खुद का पैसा है, ठीक है, वो आपको किसी को लौटाना नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और लॉस हो जाता है तो आप किसी को भी आंसरेबल नहीं है, वो आपका खुद का पैसा है, आपने लुटा दिया, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इक्विटी इज बेसिकली दैट फंड जो आप खुद का लगाते हैं, जो आपने किसी से नहीं लिया, योर ओन फंड, योर ओन हार्ड अर्न मनी, चाहे जो भी मीडियम से आपने अर्न किया, योर ओन हार्ड अर्न मनी इज योर इक्विटी। ठीक है, एंड डेट क्या होता है? डेट इज लोन। जब आपने किसी से उधार ले लिया, वो उधार आपने पेरेंट्स से लिया, अपने फ्रेंड्स से लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, बैंक से लिया, इन्वेस्टर से लिया, जो भी हुआ, ये सब कुछ डेट हो जाता है। ठीक है, लोन, लोन जैसे हम बोलते हैं लोन, तो लोन का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक रेगुलर इंटरवल पे आपको उस पर कुछ पैसा वापस करते रहना पड़ता है, मतलब आप एक्चुअल पैसा तो लौटाते ही हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ उसको लौटाते हैं। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट आप हर सर्टेन इंटरवल पे जिससे भी आपने लिया है उसको आप वापस करते हैं। ठीक है, और वो पैसा 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपने अगर लिया है एक,
तो लौटाएंगे 1.5। तो 1.5 क्या हुआ, 50,000 रुपए जो आपने जोड़ा वो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब वो आपको बोल सकते हैं हर महीने लौटाइए, वो आपको बोल सकते हैं हर वीक लौटाइए, वो आपको बोल सकते हैं हर क्वार्टर लौटाइए, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट एंड द लिक्विडिटी दैट इज अवेलेबल। वो आपको उसका ड्यूरेशन बता सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन पे आपको वापस करना है, बट आपको वो वापस करना है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में इक्विटी वो जो आपने लगाई जो कि आपको किसी को नहीं देना है, और डेट वो जिसपे आपको पैसे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो चाहे नहीं हो, आपको वो पैसा लौटाना है। कब 90% ऑफ द टाइम इट इज विद इंटरेस्ट लौटाना होता है, एंड 10% ऑफ द टाइम कि भाई तुम जो लियो वही दे दो, जो कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हमारे लिए कहते हैं कि ठीक है, आपने अगर पापा ने पैसा लगाया तो पापा को आप बोलते हैं कि पापा मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, तो ये नहीं आप बोलते कि मैं आपको विद इंटरेस्ट लौटाऊंगा, ठीक है। तो वो जो आप लौटाते हैं तो दैट इज जब आप वापस करने वाले हैं, दैट इज डेट। सिंपल एकदम बेसिक शब्दों में इक्विटी वो जो आपने खुद का लगाया किसी को नहीं करना है वापस, और डेट वो जो आपको इवेंचुअली वापस करना है। भले आपको सामने मांगा नहीं, पर वो आप आउट ऑफ मोरल, जैसे आपने पिताजी से पैसे लिए तो आपको नहीं बोल रहा वापस करने के, लेकिन आपका मोरल कह रहा है कि इवेंचुअली आई विल रिटर्न इट, तो वो डेट हो गया, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात करते हैं, मतलब जब कोई इन्वेस्टर आपको बोलता है कि मैं आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, या वो ये बोलता है कि मैं आपको डेट फंड दूंगा, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। द टर्म इक्विटी एंड डेट समझ आ गया क्या होता है ना। इसको लेके कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। बहुत लोग शायद पहले से जानते भी होंगे, नो डाउट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि इक्विटी, अब आप सपोज मेरे पास आए इन्वेस्टमेंट लेकर, प्लान लेकर, आप बता रहे हैं कि सर मैम मेरा ये प्लान है, मैं मतलब मेरा ये बिजनेस है, ऐसे है वैसे, यू आर पिचिंग योर प्लान, एंड देन आई से दैट ओके आई विल इन्वेस्ट इन योर इक्विटी, ठीक है, और आई से आई विल इन्वेस्ट इन योर डेट, आई गिव यू डेट फंड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ आता है आप लोगों को? सबको आता है? कोई समझना चाहता है? आता है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्राई टू बी ब्रीफ क्योंकि 1 घंटा का सेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि जितना चीजें हो सके विल कवर अप। हाँ, बट राजीव जी जब भी चाहेंगे आई एम अवेलेबल फर्दर, अगर आप लोगों को पसंद आए तो, कि मैम से और चीजें जाननी है तो। हाँ, तो बेसिक आई विल एक्सप्लेन कि डेट और इक्विटी क्या होता है। सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी बेसिक मैनर, ठीक है, एकदम जो मैंने बोला 11+2 के बच्चों को बताते वैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट। उसके बाद विल गो टू द पीपीटी, ठीक है। तो अगर आप आते हैं मेरे पास एंड आई से कि आई विल इन्वेस्ट इन योर इक्विटी, तो इक्विटी अभी आपको मैंने बताया इक्विटी और डेट, तो आप मुझे ये बताइए कि इक्विटी किसका होता है? ओनर का होता है, जो ओनर है उसका इक्विटी होता है ना। तो जब कोई कहता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर इक्विटी, यानी वो क्या मांग रहा है आपसे? ओनरशिप मांग रहा है, ठीक है। वो जितनी भी इक्विटी मांग रहा हो वो आपसे मांग रहा है ओनरशिप। 1% भी मांग रहा हो वो मांग रहा है आपसे ओनरशिप इन द बिजनेस 1%, ठीक है। सुनने में छोटा लगता है कि 1% ही तो है, बट है तो ओनरशिप, मतलब आप उसको अपने बिजनेस में ओनरशिप दे रहे हैं, ठीक है। ओनरशिप का मतलब ये होता है जैसे आप ओनर हैं, आपकी बिजनेस कमाएगी तो आप कमाएंगे, नहीं कमाएगी तो नहीं कमाएंगे, लॉस होगा तो आप खुद झेलेंगे, वो सब कुछ उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि वो इक्विटी में जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसको इंटरेस्ट या रिटर्न जो भी आप बोले, डिविडेंड बोले, इंटरेस्ट बोले, रिटर्न बोले, जो भी बोले, वो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। जैसे आपको मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो घर से पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी लगाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो मांग रहे हैं आपसे ओनरशिप, ठीक है। तो जो भी कोई इक्विटी मांग रहा है दैट पर्सन इज आस्किंग अ पीस ऑफ दैट पिज्जा और दैट पाई, जो वो अपने पास रखेगा, जितना परसेंट वो मांग रहा है, ठीक है। वो यानी आप जब भी किसी को इक्विटी देते हैं तो आप उसको ओनरशिप देते हैं उतने परसेंट का। ओनरशिप देने का मतलब प्रॉफिट से सिर्फ नहीं होता है, आप उसको आपके बिजनेस में बोलने का भी हक देते हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, हाँ, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इंटरफेरेंस इन द कंपनी, ये सब कुछ आप अलाउ करते हैं, ठीक है। वही कोई आपको बोलता है कि नहीं मैं आपको डेट फंड दूंगा, तो डेट फंड का मतलब होता है कि उसको आपकी कंपनी में हिस्सा नहीं चाहिए, उसको पिज्जा नहीं चाहिए, हाँ, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट चाहिए और एक फिक्स रेट पे चाहिए, रेगुलर चाहिए। आपका बिजनेस काम करे नहीं करे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है।
मतलब उसका रिटर्न बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं, बिजनेस प्रॉफिट नहीं भी करेगी तो भी आपको उसको वो रिटर्न देना पड़ेगा। आपने उसके साथ जो इंटरवल्स पे वो रिटर्न तय किया है देने का, उतने इंटरवल्स पे देना पड़ेगा। उसके पास ओनरशिप नहीं होगी कंपनी की, कंपनी के डिसीजन में बोलने का उसको हक नहीं होगा, बट उसका रिटर्न फिक्स होगा। ठीक है, तो डेट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड रिस्क। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि मिनिमम रिस्क होता है डेट में, क्योंकि इन्वेस्टर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड मिलता रहता है, तो उसको रिस्क नहीं होता है। इक्विटी के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। द पर्सन हु कमिट्स टू योर इक्विटी इज कमिटिंग टू द रिस्क एसोसिएटेड विद योर बिजनेस, कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसको रिटर्न मिलेगा। तो जब वो पैसा लगा रहा है तो उसको पता नहीं है कि उसको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगी तो मिलेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन डेट में जो इन्वेस्ट करते हैं दे आर गोइंग टू टेक योर मतलब मिनिमम रिस्क, वो रिस्क नहीं लेंगे। उनको सीधा सा बात है, आपको प्रॉफिट हो नहीं हो, इतना पैसा हमको इतने दिन पे मिल जाना चाहिए, आप दीजिए। ठीक है, नहीं देंगे तो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आई थिंक इक्विटी एंड डेट ये बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा आपको। ये तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि उनके लिए मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ हाँ एक स्टार्टअप के इसमें मतलब क्या हाँ, वही अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो हम टर्म डिस्कस कर लिए हम लोग कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, वो बेसिक जो बिल्कुल समझना जरूरी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ। जो एक टीवी शो आता है शार्क टैंक, हाँ, शार्क टैंक, राइट। उसमें जो इक्विटी की बात होती है उसमें तो डेथ फंड के बारे में तो नहीं करते हैं। नहीं होती है, बिल्कुल होती है। दोनों डेट फंड को हमेशा ऐसा नहीं बोलेंगे कि डेट डेट जरूरी नहीं है, उसके लिए और भी टर्म्स है। वो आपको समझना है कि व्हेन दे आर सेइंग अ टर्म वेदर इट इज इक्विटी और दे आर सेइंग डेट। जैसे अगर वो आपको बोलते हैं कि आई टेक प्रेफरेंस शेयर्स, देन दे आर टॉकिंग अबाउट डेट। ठीक है, इफ दे आर सेइंग आई टेक डिबेंचर्स, दैट इज आल्सो डेट। तो टर्म्स है जो कि मतलब ऐसा नहीं वो बोलेंगे कि भाई हम आपको लोन देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, दे विल यूज सच टर्म्स। हाँ जब फंड को वो कहते हैं कि लोग फ्री रिस्क होता है, रिस्क फ्री होता है, का एग्जांपल दिया है तो वो भी अपने नहीं चीजें कर पा रहा है, तो इन केस में क्या क्या होगा का? देखिए, डेट में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन डेट रिस्क फ्री क्यों बोला जाता है? डेट रिस्क फ्री वही जो भी मैंने बोला कि सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, ठीक है, इन अ डेट फॉर्मेट, कि मैं आपको डेट दूंगी, तो आपको क्या करना है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा आप मुझे वापस करना है हमेशा, है ना? तो मेरा तो जीरो रिस्क है ना। बट ये तो हर जगह पता है, सबको पता है कि लोग पैसे लेके भागते हैं। ठीक है, तो डेट भी लेके लोग भाग सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो आप ऐसे पॉइंट में पहुंच सकते हैं जहां पे आपके पास लिक्विड फंड है ही नहीं। आपने कमिट तो कर दिया है कि आप डेट ले रहे हैं, आप वापस करेंगे, बट अगर नहीं है, पैसा नहीं बचा, तो ऑब्वियसली आप नहीं वापस कर पाएंगे। तो वैसे में क्या होगा कि आपके ऊपर केस होगा। तो बायजूस के ऊपर भी इवेंचुअली अगर वो पैसा नहीं वापस कर पाते, दे आर ट्राइंग टू मीडिएट इट, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर लिटिगेशन होता है तो मार्केट में तो बहुत बुरी तरह से बदनाम हो जाती है, और फिर रिवाइव होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इवेंचुअली आप कोशिश करेंगे कि आप लौटा सकें। इसका बहुत सारा तरीका है जो लौटाने का प्रोसेस होता है। या तो होता है कि आपने आपस में बात करके डिसाइड किया कि ठीक है 5 साल और दे दो, 2 साल और दे दो, ठीक है, वो उस हिसाब से हो सकता है। आपको कोर्ट लेके भी जा सकते हैं, आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में क्या होगा, कोर्ट लेके जाएंगे तो फिर कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई इतना लौटाओ। इंसॉल्वेंसी में लेके जाएंगे तो कंपनी हो जाएगी बैंकरप्ट, फिर उसका सारा एसेट बेच दिया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी उसको बेच करके फिर वो वापस करने का काम शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत तरीका है करने का। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट आपको ये बोल सकती है कि ठीक है आपके पास 100% फंड आप नहीं वापस कर सकते हैं, आप 50% वापस कीजिए, या मतलब होता है ना जो भी निकाल सकते हैं वो चीज। तो लौटाने का बहुत तरीका होता है, और ये डेफिनेटली डेट इज रिस्क फ्री। बट देन अगेन वही चीज होता है ना कि पैसा तो बैंक में भी हम लोग जमा करते हैं, लेकिन आजकल बैंक भी यस बैंक के साथ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो रियलिटी में तो काफी चीजें अगर होती हैं, वो उनके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने आपको ये बताया हुआ है, वे आउट बताया हुआ है कि अगर आप एकदम ही फंड से ड्रेन हो गए तो आप क्या करेंगे, ये होता है। लेकिन इन जनरल डेट, जब इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब आप सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो इट इज ऑलवेज अ डेट। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर, है ना? ठीक है, तो अब आ जाते हैं आप जो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग, आई थिंक ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, आई विल नॉट गो इन डिटेल। अगर लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये चीज वी वांट टू डिस्कस, तो आप डेफिनेटली उसको पुट फॉरवर्ड कीजिएगा, विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है।
तो कैसे कैसे फंडिंग करते हैं, आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सेल्फ, खुद का पैसा सबसे पहले आता है ना, खुद से जो भी फंड है आपके पास आपने लगा दिया, ठीक है। दूसरा होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन जो कि आप बैंक से लेते हैं। जब भी लोन की बात आती है तो माइंड में पहला चीज तो बैंक ही आता है, ठीक है। पर बैंक के अलावा भी देयर आर अदर ऑप्शंस जहाँ से आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको आ जाती है एनबीएफसीज, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आई होप आप लोग जानते हैं कि एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। अगर नई जानकारी है तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये बेसिकली समझिए एक ऐसी बिजनेस यूनिट्स हैं जिनका काम ही है लोन देना आपको। तो अब हम बैंक ना जाकर के एनबीएफसी के पास क्यों जाएंगे, कुछ भी नहीं आता। MFIS का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बैंक के पास क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। हम कब किस सूरत में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, व्हाई वुड आई गो टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बैंक मतलब बैंक तो आप लोग जानते ही हैं। बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्यों जाएंगे बैंक छोड़ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास? तो रीजन क्या होता है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वो आपसे मांगते हैं हजारों लाखों कागज, ठीक है। हाँ, टर्नओवर मांगेंगे, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, पेपर मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये सारा कुछ बोलते हैं, ठीक है। नो डाउट आपको ये चीज एनबीएफसी भी मांगेंगी और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मांगेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनका पेपर वर्क थोड़ा कम होगा, ठीक है। कुछ पेपर्स आपके पास मिसिंग है, फॉर एग्जांपल नहीं है, तो ये एनबीएफसीज और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे कम इनटू प्ले। थोड़ा बहुत कम आगे पीछे पेपर में भी दे आर रेडी टू एडजस्ट विथ यू, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपको बैंक, आपके पास पेपर नहीं है, समझ रहे मेरी बात, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोन की बात करते हैं तो पहला चीज होता है बैंक, ठीक है। बैंक आपको लोन नहीं देना चाह रहा है, तो आपने क्या हुआ, 1%, 10%, 20%, कुछ तो क्रेडिबिलिटी लूज कर दी अपनी। अब आपको पता है कि आपको बैंक लोन नहीं देगा, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं, उसको ही पता है कि इसको बैंक से लोन नहीं मिला है, तो वो ऑब्वियसली आपका फायदा उठाएगा आपकी सिचुएशन का। तो इंटरेस्ट थोड़ा तो बैंक का तो फुलफिल नहीं हो पाता। हाँ, वही मेरे कहने का मतलब है कि बैंक ने आपसे इतनी चीजें मांगी हैं कि आपके पास वो है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसे बचपन से, जब से आपने जन्म लिया तब से ये प्लान किया नहीं कि बिजनेस करना है, तो कागज जमा नहीं किया उसके अकॉर्डिंग। इवेंचुअली जब आपने सोचा कि आप करेंगे बिजनेस, तो हो सकता है कि कुछ पेपर्स आपके पास ना हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक आपको बोलता है कि नहीं सॉरी सर, आपका ये कागज नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपके पास ये, आजकल तो बैंक्स का ये भी हो गया है कि आपको 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 10 लाख का आप एफडी कर दीजिए। अगर मेरे पास 10 लाख है ही तो एफडी क्यों, हम मतलब आपके पास आए क्यों है? ये भी होता है ना कि भाई हम 10 लाख का एफडी कर ही सकते हैं तो हम आए क्यों आपके पास? सिंपल सा सवाल है। लेकिन वो बोलते हैं कि आप कीजिए, एफडी कीजिए और उसके अगेंस्ट ओडी कर लीजिए। ओडी अगेंस्ट एफडी इज अ वेरी नाइस टर्म द बैंक्स आर यूजिंग नाउअडेज, ठीक है। उनको अच्छा लगता है जब कोई करोड़ों का घपला करने के लिए आता है तो उनको पैसा उनको देने में मजा आता है, लेकिन जो छोटा छोटा पैसा मांगते हैं उनको नहीं देना चाहते वो लोग, जस्ट बिकॉज कुछ पेपर्स नहीं है आपके पास। एंड बिलीव मी, प्रैक्टिकली बैंक्स आर सो स्टिफ कि उनको आप समझाते भी, आई पर्सनली फील कि बैंक को आप समझा नहीं सकते हैं। दे आर नॉट, मतलब जो, अगर हमारा क्या है कि लॉ में देयर आर मल्टीपल नोटिफिकेशंस एवरी डे, एंड टू टेल देम दोज नोटिफिकेशंस इट टेक्स ऑलमोस्ट अनदर मंथ, जब फिर कोई नया और नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हमारा हमेशा ये बैंक के साथ चलता है डिस्कशन कि आप लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि आपको जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना है, और उनके लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ईज द वे, पर बैंक्स थोड़ा बहुत अभी भी पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। उस लेवल पे वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। तो वॉट एवर मे बी द रीजन, आपके पास पेपर नहीं है, बैंक बहुत स्टिफ है, वॉट एवर XYZ बी द रीजन, आपको बैंक से लोन नहीं मिला, तो यू गो टू द सेकंड ऑप्शन, दैट इज एनबीएफसीज और द माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट्स। तो ये क्या होती है, जनरली दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे आर नॉट नेशनलाइज्ड। ये हमारे आपके जैसे कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और उनको लग रहा है कि इसको खर्च करना है, ठीक है, पर उनके पास बिजनेस आइडिया नहीं है। तो वो चाहते हैं वैसे लोग जिनके पास बिजनेस आइडिया है और फंड नहीं है, उनको पैसा देना चाहते हैं ताकि वो उसके थ्रू रिटर्न जनरेट कर सके। इसके अगर कुछ एग्जांपल सॉरी, गवर्नमेंट
क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक आपको दिया हुआ है ना, बैंक का तो वही काम है। तो नीचे लेवल का उसके लिए हम MFI कोड के दे रहे हैं। देखिए आप अब ये जो बात हो जाती है तो ये फिर आप चले जाइए, मतलब 1955 या 56 में जब नेशनलाइज से हम लोग धीरे धीरे लिबरलाइज हो रहे थे, प्राइवेटाइज हो रहे थे, उसी समय गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी ताकि हम लोग ग्रो कर सके। सब चीज गवर्नमेंट ही पकड़ के रखेगी तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैसे ग्रो करेंगे? एंड एक कंट्री के ग्रो के लिए बोथ आर इम्पोर्टेंट, द गवर्नमेंट हैज टू बी देयर एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव टू बी देयर, ठीक है। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि एक तो MFI का काम जो है वो तो आपका बैंक कर रहा है ना, और जैसे ही फिर वही जैसे ही आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है तो फिर आपसे मांगेंगे कागज, जो कि आपके पास होगा नहीं, है ना। तो थैंक यू। तो उनके पास इसलिए उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति हैं या इन्वेस्टर्स ही है वो बाय नेचर, तो उनके पास क्या, उनके पास पैसा है, दे डोंट हैव आइडिया, दे डोंट हैव टाइम टू गो टू अ शॉप एंड डू द बिजनेस, व्हाट दे हैव इज मनी। कुछ एग्जांपल जो NBFC, हाँ अभी तो बहुत पॉपुलर आपका बजाज फाइनेंसिंग, हर चीज के लिए लोन दे रहे हैं ना। तो उस तरह का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक नहीं है, आपको अगर डिफरेंशिएट करना होता है कि ये बैंक है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये, बैंक में आपको और भी सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो आप उनको ऑटोमेट कर देंगे तो पे कर देंगे, ठीक है। आप डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सभी वहां पे खोल के पैसा सेव कर सकते हैं। पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका बस एक ही काम है, पैसा दो पैसा लो, उसके अलावा कोई तीसरा काम ये लोग नहीं करते। तो उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बैंक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग तभी ऑप्ट करते हैं जब या तो हमारे पास पेपर नहीं है सफिशिएंट, ठीक है, या फिर जो हमारा अमाउंट ऑफ लोन है वो इतना बड़ा नहीं है जो कि बैंक इंटरेस्टेड हो फंड करने में, ठीक है। छोटी छोटी पूंजी चाहिए, जैसे जिनको ग्रुप लोन्स भी हम बोलते हैं उनको, जैसे कि 10 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उनको टोटल मान लीजिए सबको मिलाकर के 10 लोगों को 10 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें हर इंडिविजुअल को 1 ही लाख चाहिए। तो बैंक के पास आप जाते हैं 1 लाख लोन के लिए, तो वो बोलेंगे क्या 1 लाख का लोन के लिए आए, तो फिर आप चले जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो कि वो फंड करते हैं। आप देखते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मोटरसाइकिल का भी लोन देते हैं, बहुत छोटा अमाउंट है, तो वहाँ बैंक में जाने के बजाय आप इनके पास चले जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया कि बैंक से भी लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है? एक तो आपको पेपर वर्क कम होता है, प्लस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो प्राइवेट और यू वांट टू गो मतलब नेशनलाइज्ड, और प्लस कंप्लायंसेस और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो उसके हिसाब से। हाँ, इंटरेस्ट जो पॉइंट आउट किया आपने, आई थिंक कि इंटरेस्ट डेफिनेटली इनका ज्यादा होता है। जनरली जो आपको NBFCs या MFIs होते हैं जनरली 24% जनरली उनका स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो कि काफी हाई है बैंक के लोन से, ठीक है। बट वही होता है कि उसको तभी चूज करते हैं जब आपके पास बैंक वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, ग्रांट्स क्या है तो हम लोग जानते हैं, इनफैक्ट आप लोगों ने उसका फायदा भी उठाया हुआ है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, है ना। बिजनेस क्रेडिट कार्ड ये अभी रिसेंटली काफी प्ले में है, बैंक्स आपको देते हैं क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आई थिंक आप लोग सबको पता है क्या होता है, वो पैसे आपके पास है नहीं पर आपका जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है आपके बैंक अकाउंट में, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, उसको देखते हुए बैंक आपको ऑफर करती है कि आप इतना अमाउंट का क्रेडिट ले सकते हैं। इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड्स तो आई थिंक होल्ड करते लोग, सिमिलरली वो बिजनेस के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने कितना कर रखा है बैंक में, कितना मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, जिसको देख के बैंक को लगता है कि ये एक अच्छे कस्टमर है, इनको हम लोग उधार पे पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे बिजनेस क्रेडिट कार्ड काम आता है। क्राउड फंडिंग आई थिंक आप लोगों को पता है, आप ऑनलाइन अपना आइडिया पिच करते हैं और फिर एक जनरल क्राउड को ऑफर करते हैं अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, दैट इज क्राउड फंडिंग। मतलब यू आर नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक रैंडम मतलब एक ओपन मार्केट में आप पैसा मांग रहे हैं, दैट इज क्राउड फंडिंग, ठीक है। हाँ, आजकल तो बहुत फालतू फालतू रीजन के लिए फंडिंग हो जाती है। अब फॉरेन में तो दिस इज वेरी कॉमन, They like your idea. But Basically हाँ, invest based on your idea. हाँ, उनको but अच्छा लगता है, they see growth. हाँ, उनके पास कुछ पैसा है जो कि उनके पास स्पेयर पड़ा हुआ है, they want to invest. The size may vary,
मेरे पास हो सकता है अब 50। जैसे समझिए कि आप कोई एनबीएफसी में नहीं है, आपने कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं खोल के रखा है, बट यू हैव मनी, देन अगेन यू लैक द आइडिया कि वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है. यू डोंट हैव दैट इन योर माइंड, यू डोंट हैव दैट आइडिया. यू वेंट ऑनलाइन एंड यू सॉ समबडी जिसको आपको देख के लगा कि इनका बिजनेस अच्छा है और इसमें पैसे लगाने से मुझे रिटर्न मिल सकते हैं, तो वैसे लोग क्राउड फंडिंग में इन्वेस्ट करते हैं. तो मतलब फंडिंग में तो रिटर्न का तो ऑप्शन नहीं है. नहीं, सॉरी, So there are people who manage your finances. जैसे अब कोई चार्टेड अकाउंटेंट है जो कि 10 इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो मैनेज कर रहा है, तो वो इज नॉट गोइंग टू स्पेंड देयर मनी रैंडमली. वो कुछ उसका चेक क्राइटेरिया सब सारा चीज जो है सो वो उसके बेसिस पे. कोई भी पैसा आपको इन्वेस्ट करके देगा तो रिटर्न तो वो देगा ही. क्राउड फंडिंग में भी पीपल एक्सपेक्ट, वो आपको चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये चीज समझ के रखिएगा. वो चैरिटी की बात नहीं हो रही है कि आपने एक आप लोग देखते होंगे कि वो रहता है कि किसी को फंड का रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई बीमार है घर में तो फंड चाहिए तो वो पैसा मांगते हैं. वो पैसा आप थोड़ी मांग रहे हैं, आप बिजनेस के लिए पैसा मांग रहे हैं. तो जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग रिटर्न, नहीं तो अदरवाइज दे विल डू चैरिटी. ठीक है, इट इज नॉट क्राउड इन चैरिटी, इट इज क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वो पैसा आपसे रिटर्न में चाह रहे हैं. ठीक है, जैसा राजीव जी ने बोला कि इट इज जनरली मैनेज बाय प्रोफेशनल्स लाइक अस, कि हमारे क्लाइंट्स है जिनके पास पैसा है बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट, हाउ टू मल्टीप्लाई दैट मनी. इट इज आइडल, इट इज केप्ट आइडल इन देयर बैंक अकाउंट्स, और वी फील कि ये पैसा कहीं पर मल्टीप्लाई होना चाहिए. वी सजेस्ट देम कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके ऊपर रिटर्न जनरेट कीजिए, क्योंकि टैक्स तो आपको ऐसे भी लग ही रहा है, तो उसको डबल कर लीजिए. तो उस तरह के केसेस में वो क्राउड फंडिंग होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल के सपोर्ट से ही आप करें. इंडिविजुअली भी इफ समबडी हैज एन आइडिया कि कैसे इन्वेस्टमेंट मैनेज करना चाहिए, वो क्राउड फंडिंग के थ्रू कर सकते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स हम लोग बोलते हैं जनरली वैसे लोग जिनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. मतलब क्राउड फंडिंग एंड एंजल इन्वेस्टर में डिफरेंस ये है कि इन क्राउड फंडिंग यू डोंट नो कि हु विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, बट इन एंजल इन्वेस्टर यू नो कि आपको किसके पास जाना है पैसा मांगने के लिए. बस बेसिक डिफरेंस यही है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 4 लोग हैं. मतलब आप जैसे आज आपने सोचा कि बिहार के जो 4-5 टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे, अपना आइडिया बताएंगे और वो हमारे बिजनेस में फंड लगाएंगे, तो दोज पीपल आर योर एंजल इन्वेस्टर. ठीक है, बताइए कुछ पूछते हैं. देखिए ये सब मार्केट स्टडी से पता चलता है. व्हेन यू स्टडी द मार्केट यू सी कि कौन कैसे लोग हैं जो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं. बिजनेस मैगजीन्स के थ्रू, बिजनेस वेबसाइट्स के थ्रू, इकोनॉमिक न्यूज वगैरह के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं वैसे लोगों के बारे में जो लोग की इन्वेस्टमेंट में ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो उनका प्राइमरी काम ही इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जैसे अभी आपने शार्क टैंक देके 5 लोगों को तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि ये लोग का काम है पैसा लगाना. तो सिमिलरली आप मार्केट स्टडी के थ्रू ये जान सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, और फिर आप अकॉर्डिंगली उनको अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, जो कि एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं. ये चीज समझिए जैसे कि मैं हूँ जिसका सपोज कीजिए एक जूता चप्पल का बिजनेस है, उसी तरह से किसी का ये भी बिजनेस हो सकता है पैसा लगाने का. ठीक है, पैसा लगाने का भी किसी का बिजनेस हो सकता है. तो दोज आर द पीपल हु आर एंजल इन्वेस्टर्स. ठीक है, हु आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल जिनके ऊपर पैसा लगा के दे कैन गेट रिटर्न. ठीक है, they have money but they don't have time to go and sit in an office and invest their time to get return, so they invest in talented individuals, talented businesses जो कि उनको देख के लगता है कि इनके ऊपर पैसा लगाएंगे, करना कुछ नहीं है, पैसा लगाना है, and we will get our returns. Those are your angel investors. ठीक है, एंजल इन्वेस्टर का नेटवर्किंग होता है लोकेशन वाइज. हाँ. मैम ये क्राउड फंडिंग में आप डेट पार्ट देते हैं या फिर इक्विटी देते हैं? डेट मोस्टली तो डेट ही रहता है. ठीक है, अब आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, आप ये तो समझ गए सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है आपका. ठीक है, इस उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हैं, अदरवाइज विल मूव आगे. सोर्स ऑफ फंड में आईपीओ भी आता है, पब्लिक ऑफरिंग आता है. बहुत आते हैं. देखिए वो तो आप इक्विटी में कितनी तरह के तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो होता है. इफ यू वांट टू डिस्कस विल गो देयर आल्सो. अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना. क्राउड फंडिंग का कोई रिनाउंड प्लेटफॉर्म और समवेयर वी कैन. हाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए. कंपनी है ऑन पैसिव करती है, ये दुनिया सब पर क्या नाम है? ऑन पैसिव.
ऑन पैसे? हाँ, ये इस काम करते हैं। अच्छा, तो हमको लगता है 10,000 ना वो फॉर्म बना के और अपना 10 साल की इन्वेस्टमेंट करो। हम्म। जब IPO है प्राइवेट कंपनी आईपीओ मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आईपीओ आई एम सेइंग कॉमनली बीइंग यूज्ड। पब्लिक लिस्टेड हाँ, कोई भी कंपनी पब्लिक पैसा जो लेना चाहती है उसी को IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर पहले तो ये समझिए कि सबको राइट नहीं है लेने का, है ना? ये कोई कौन गवर्न करता है? सबसे पहले तो आपको होना पड़ेगा ऐसी कंपनी जिसको लिस्टेड किया गया है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, मतलब दैट इज विच इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट। जब आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, आई टेल यू द स्टेजेस, क्योंकि आप लोग आईपीओ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई टेल यू द स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ही क्यों कर सकता है? नहीं, प्राइवेट भी कर सकते कर सकता है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड वो अलग चीज है, एंड लिस्टेड एंड अनलिस्टेड अलग चीज है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस ऑन आईपीओ ओनली, बहुत आई ट्राई टू बी ब्रीफ। तो आईपीओ में कौन से किस प्रकार की कंपनी जो आईपीओ? हाँ, वही पे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगता है सब लोग आईपीओ प्लान कर रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस आईपीओ। आपकी वॉइस सुन के लगा मुझे टीवी हाँ, बहुत मतलब अच्छा वोकल है, टेलीविजन से कोई आप रेडियो पे ट्राई कर सकते हैं। हमारे विजय जी एंकर भी गए हाँ, इसीलिए वेरी नाइस। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए आवाज दी। अच्छा, इसलिए शायद सुना सुना भी लग रहा है हम लोगों को, हो सकता है। नहीं, दैट्स रियली नाइस। मुझे एक आवाज सॉन्ग पर एक बार स्टार्ट कर वो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाला हूं उस पे। देखिए, जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी जो भी स्टार्ट करता है वो पहले से पहले छोटे स्केल पे स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो खुद का पैसा लगाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज होता है जब पे वो अपने फैमिली का पैसा लगाता है। थर्ड स्टेज होता है जब फैमिली या फ्रेंड, सेकंड स्टेज पे आपके आगे। ठीक है, अब आपने अपना भी पैसा लगा लिया, मम्मी पापा का भी ले लिया, दोस्तों का भी ले लिया, अब आपके पास पैसा लेने के लिए बचा नहीं, तो अब जा रहे हैं आप बैंक के पास। ठीक है, वहां से भी पैसे ले लिए, वो भी यूज कर लिया, अब और पैसा चाहिए। ठीक है, तो फिर आप गए कुछ और लोगों को जिनको आप जानते थे आस पड़ोस में या फिर आपके शहर में, जो नेता है जिनके पास पैसा है, या जो मतलब रिच फैमिली बैकग्राउंड से हैं जिनके पास पैसा, आप उनके पास गए, उनसे भी आपने पैसा ले लिया। ठीक है, तो अब आपने इतना सारा पैसा ले लिया, अब कोई बचा नहीं जिसके पास आप जा सकते हैं, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिजनेस के लिए कोई भी इंसान पैसा अपना लगाता है, 50,000 रुपए, लाख लगाता है, कुछ भी लगाता है, बट क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि बिजनेस अगर हमारा बार बार स्पॉइल हो रहा हो फिर भी हम बहुत सेफ जोन में रहे? हाँ, बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले क्योंकि आईपीओ में लोग इंटरेस्टेड है, तो आई विल फर्स्ट डिस्कस आईपीओ। ठीक है, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज 1 घंटा तो लगता है, 1 दिन लगेगा। एंड आई लव टू टेल एवरीबडी, अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन टेक अ होल्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्राउड इंटरेस्टेड होता है तो स्पीकर को भी मन लगता है बताने में, बताना अच्छा लगता है ना कि यस आई एम द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो अभी तो 1 घंटा का सेशन आई ट्राई कि जितना हो सके उतना कवर कर सके। तो हम लोग पहले वापस आ जाते हैं आईपीओ पे, कि हमने अब सबसे जितने लोगों से पैसे लगा सकते थे, जिनको जानते थे, जो हमारे रीच में थे, सबसे हमने पैसा ले लिया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं किसी से लेने के लिए। अब इतना पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस तो चल रहा होगा, और लोग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि बिजनेस से रिटर्न आने वाला है। तो नाउ यू आर इन अ स्टेज, अब यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पे योर बिजनेस इज वर्किंग, पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट नाउ ऐसा हो गया है कि यू हैव रीच्ड दैट स्टैग्नेशन, जहाँ पे अब फर्दर कोई और पैसा लगाने के लिए आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है। यहाँ पे आईपीओ आता है रोल में। ठीक है, कि मतलब आप उस स्टेज ऑफ बिजनेस पे हैं जहाँ पे योर बिजनेस इज वर्किंग वेरी फाइन, वहां पे ग्रोथ का पूरा पर्सपेक्टिव है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर आप जाते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कि अब आप अपनी कंपनी का इक्विटी, ध्यान रखिएगा, इक्विटी ओपन कर देते हैं मार्केट में किसी के लिए भी। मतलब मैं बिहार में बैठ के मैंने तमिलनाडु को भी ओपन कर दिया इन्वेस्ट करने के लिए। तमिलनाडु में बैठ के भी somebody can invest in my कंपनी। वो नहीं जानता है मैं कौन हूँ क्या, वो बस मेरे बिजनेस को देख रहा है कि दिस बिजनेस इज रनिंग वेरी फाइन, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दैट पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। उस तरह का जब आप सिचुएशन पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बिजनेस इज वर्किंग वेरी फाइन, और फंड अब आपके पास लेने के लिए लोगों तक अप्रोच करने की जो सीमाएं हैं वो आप उसको आप क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको
मतलब लार्ज स्केल पे पैसा चाहिए, तब आप करते हैं आईपीओ, जहां पे लोग भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप कभी आप LIC का बहुत फेमस एग्जांपल आप ले सकते हैं, अभी तो LIC का चल रहा है, क्यों लोग तैयार है LIC में पैसा लगाने के लिए? हो सकता है किसी का LIC हो भी नहीं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसके फैमिली में आज तक किसी ने LIC नहीं लिया हो, लेकिन LIC के IPO में ही इज इंटरेस्टेड। व्हाई? बिकॉज ही इज सीइंग कि LIC इज समथिंग दैट इज हियर टू स्टे, ठीक है, ये ग्रो करेगी, ये आगे बढ़ेगी। जस्ट होल्ड ऑन, हेलो, हाँ, ओके, मॉडल, टाइम लगेगा, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो जैसे LIC में लोग, अब LIC के लोग वेट कर रहे हैं, उनको पता है कि इसमें पैसा लगाने का रिटर्न मिलेगा। तो जब आप उस स्टेज पे होते हैं, मे बी नॉट बिग एज LIC, बट यू आर इन अ स्टेज वेर यू कैन प्रॉमिस रिटर्न टू योर इन्वेस्टर्स, एंड इन्वेस्टर्स नो कि इसमें पैसा लगाने के बाद मेरा पैसा बढ़ने ही वाला है। तो नाउ इज अ सिचुएशन जहाँ पे लोग नहीं जानते कि LIC का ओनर कौन है, ठीक है, दे डोंट नो द ओनर, दे डोंट नो कि LIC कहाँ उसका रजिस्टर ऑफिस है भी नहीं मालूम है। They just know कि LIC is a business which is doing very well and we want to invest in it, we want to be a part of its equity, ठीक है, तो वो IPO करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया IPO का मतलब क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज प्लान करेंगे और कल IPO हो जाएगा। IPO के लिए यू हैव टू बी, नेशन के अंदर ही ले सकते हैं या नहीं, बाहर भी लोग खरीदते, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज कि आप उस स्टेज पर हैं, आपका बिजनेस उस स्टेज पे जहाँ पे अननोन पीपल आर ऑल्सो रेडी टू इन्वेस्ट, जो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, वो भी रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज दे हैव हर्ड द नेम ऑफ योर कंपनी एंड दे नो दैट योर बिजनेस इज डूइंग वेल, वो लोग रेडी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन यू रीच दैट स्टेज यू डू IPO, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है IPO में जाने के लिए? लिक्विडिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो वो 3 इयर्स का कुछ ऐसा? हाँ, वो तो आपको जैसे आप सोचते हैं IPO के लिए, तो एक समझिए कि कोई नया बिजनेस तो IPO नहीं कर सकता है, ठीक है। उनको फिर वही, जैसे आप लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं तो ये दिखाना पड़ता है कि दे आर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, दे कैन सस्टेन द, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने पैसा मतलब आपने पब्लिक को दे दिया कि दे कैन सब्सक्राइब टू योर कैपिटल। तो जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर आपका IPO करने वाली कंपनी इज अ फेक कंपनी, ठीक है, एंड इट इज नॉट व्हाट इट इज प्रॉमिसिंग टू बी, तो पब्लिक का पैसा जाएगा डूब, और जब पैसा पब्लिक का डूबेगा तो किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास। तो अल्टीमेटली कौन आंसरेबल हो जाएगा? गवर्नमेंट। इसीलिए IPO के लिए भी यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट, सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होना चाहिए, जो ये प्रूव करे कि यू आर अ प्रॉपर एंड सेंसिबल बिजनेस, तभी गवर्नमेंट जो आपको IPO करने का परमिशन मिलता है। जो ये IPO इज रेगुलेटेड बाय SEBI व्हिच इज अ गवर्नमेंट यूनिट स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, जो कि कुछ चीजें चेक करते हैं, आपकी वायबिलिटी चेक करते हैं, आपका पास्ट ईयर्स का परफॉर्मेंसेस चेक करते हैं, आपका बिजनेस प्लान चेक करते हैं, आगे का क्या प्लान है, कितना फंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना फंड आपको लगाना चाहिए, सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद ही करते हैं। बिकॉज यहाँ पे नेशन का पैसा इन्वॉल्व है, जैसे सहारा स्कैम सबको पता है, द गवर्नमेंट हैड टू कम इन बिटवीन उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हुआ था, वहां पे भी पब्लिक का पैसा लगा था, ठीक है, तो वो फिर वो गवर्नमेंट वहां पे रेगुलेट करती है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन या लिक्विडिटी क्राइटेरिया जो आप बोल रहे हैं वो आपसे मांगा जाता है, आपकी वैलिडिटी चेक करके उसके बाद ही। SME IPO कितना डिफर है नॉर्मल IPO से? बिकॉज आज के डेट में SME IPO का बड़ा ये देखता हूँ, तो क्या कैसे डिफर है SME IPO? आई थिंक हम लोग के लिए तो बेस्ट ऑप्शन हाँ होगा इन फ्यूचर। देखिए, SME में आप जो आपका नॉर्मल IPO जनरली वो बड़े बिजनेस हाउसेस करते हैं, और नहीं कुछ इश्यू है। और SME में क्या होता है कि आप लोगों को भी ऑप्शन मिलता है करने का, तो वहां पे आपको कुछ, जैसे आप सपोज कि जैसा हो सकता है कि पुराने बिजनेस यूनिट से मान लीजिए 5 साल का रिटर्न मांग रहे हैं, आपको वहां पे एग्जम्पशन मिल जाता है, आपके बिजनेस प्लान के बेसिस पे, आपके पर्सपेक्टिव ग्रोथ के बेसिस पे आपको पैसा मिल जाता है। मतलब आप जैसे अगर आज एक यूनिट है जो कि जिनका 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड नहीं है, बट लास्ट 1 साल में ही आपने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ रियायत मिल जाती है। आई थिंक आप लोग जितने भी लोग स्टार्टअप में रजिस्टर, सब लोग स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट तो ऐसे भी मिल ही रहा है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता होगा, फिर आप लोगों को टेंडर में आपको जो डिपॉजिट करना होता है अर्नेस्ट मनी वो नहीं करना पड़ता है, आपको 3 साल का रिटर्न नहीं देना पड़ता है। ये सब स्मॉल जो भी MSME में रजिस्टर्ड है या जिनका स्टार्टअप है उनको मिलता है ये सब बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि
वो ऐसी यूनिट है जिसपे गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया, मतलब आपकी यूनिट ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट ने विश्वास किया कि यू हैव एन आइडिया दैट कैन वर्क। तो जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी, गवर्नमेंट ने अपना ट्रस्ट दिया है, तो दे गिव यू सम रिलैक्सेशन ऑल्सो, कि ठीक है आप न्यू हैं फिर भी आप इस चीज में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चैलेंजेस क्या क्या है आपको एक स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बिजनेस है वो ऐसा हो कि जो कि ग्रो करता रहे, मतलब इट शुड नॉट बी समथिंग सीजनल। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपके मन में जो बिजनेस आइडिया आया है वो भी साल भर के लिए ही वायबल है, उसके बाद इट विल बिकम ऑब्सोलीट। ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि आपको हमेशा ग्रो करता रहे। जब आप इन्वेस्टर के पास भी जाएंगे फंड मांगने के लिए, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि अगले 5 साल 10 साल 20 साल में आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए विच विल शो अ ग्रोइंग नेचर, ऐसा चीज जो कि हमेशा जरूरत रहेगी, जो कि हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है, वैसा कुछ बिजनेस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी यानी कि कंपनी बड़ी से बड़ी होती जाएगी, ये आपको शो करना पड़ता है। ठीक है, जो आई थिंक कुछ लोगों ने पूछा था कि कितना फंड रेज करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। देखिए, फंड की जब भी बात हो, बुकिश नॉलेज जो भी है, आई प्रैक्टिकली आई वुड से कि आप अपने अपने बिजनेस को ना छोटे छोटे टारगेट्स में बांटिए। ठीक है, एक आपका एक मेन गोल तो होना ही चाहिए कि ये दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, बट वहां पे पहुंचने के लिए आपके छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, ऐसे गोल्स जो कि आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे गोल्स के हिसाब से आप फंड रेज कीजिए। मतलब कि आप 5 साल में सोच रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ेगा 5 साल के बाद, तो आप अभी से 1 करोड़ रेज करके मत बैठ जाइए। ठीक है, आप अभी छोटा छोटा फंड रेज कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। इवेंचुअली हो सकता है कि आपको 1 करोड़ मांगना ना पड़े, आप खुद ही वो 1 करोड़ जनरेट कर ले। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म गोल तो आपके माइंड में होना ही चाहिए कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आई वांट टू बी एट दिस प्लेस, बट उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स भी आपके होने चाहिए, मतलब ईयरली गोल्स। ठीक है, या फिर क्वार्टरली गोल्स, जितना छोटा आप उसको बांट सके आपके बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से। आपको पता है कि क्या टर्नओवर है, क्या आपके बिजनेस में, मतलब किस सीजन में आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा, किस सीजन में कम चलेगा, कब इस बिजनेस में हमने इतना पैसा लगाया है तो इतने दिन के बाद रिटर्न आएगा, ये सारा कुछ। ठीक है, उसको सब कुछ को सोचते हुए छोटा छोटा गोल्स रखिए, और जब आप फंडिंग के लिए जाएं तो छोटे छोटे गोल्स के लिए फंड पहले आप कलेक्ट कीजिए। जब आप इन्वेस्टर को अपना छोटा छोटा गोल पूरा करके दिखाते हैं ना, तो उनको आपके ऊपर पैसा लगाने में फिर डर नहीं लगता है। मतलब आप अगर आज आ जाए मेरे पास और बोले कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मे बी आई विल नॉट इन्वेस्ट। बट इफ यू हैव अ शॉर्टर गोल जहाँ पे आपको 10 लाख रुपया चाहिए, आप आए मेरे पास एंड यू आस्क मी फॉर 10 lakhs, देन आई मे गिव यू। ठीक है, वो 10 लाख, और जब वो 10 लाख आप जैसे आपने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से मुझे रिटर्न कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं आपको 20 लाख भी दूंगी, है कि नहीं। तो ये चीज है कि आप अभी एक ही बार में 1 करोड़ मांगने आ जाएंगे तो मैं नहीं दूंगी, हो सकता है आपको, बट आप अगर छोटे छोटे गोल्स बना के छोटे छोटे अमाउंट में पैसा लेकर उसको टाइम पर या जो भी हमारे कमिटमेंट है उसके हिसाब से वापस करते जाएंगे, तो वो आपको आपको एक एक ऐसे पोजीशन पे ले आएगा कि जहाँ पे जब आप बड़ा अमाउंट नहीं मांगेंगे तो इन्वेस्टर वुड बी रेडी टू इन्वेस्ट। ठीक है, मतलब कहने का बेसिकली क्या, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। ठीक है, मेक द पर्सन बिलीव दैट यू आर पर्सन हु वुड रिटर्न द फंड, जो जिसको आता है पैसा मैनेज करना और जो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो एक ही बार बहुत बड़ा नहीं मांगिए आप, मतलब इन्वेस्टर का साइज देके मत मांगिए कि इन्वेस्टर तो 50 करोड़ का मालिक है, 1 करोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बिजनेस नीड के हिसाब से मांगिए और उस बिजनेस नीड को छोटे छोटे गोल्स में बांटिए, छोटा छोटा माइलस्टोन सेट कीजिए, जिसमें उससे फायदा क्या होगा। एक तो कि एक ही बार में बहुत सारा फंड आप अगर ले लेते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, लोन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो भले ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए सपोज कीजिए मुझसे 1 करोड़ मांगे, मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया, अभी 1 करोड़ आपने प्लान किया हुआ था 10 साल में इन्वेस्ट करने का, तो 1 करोड़ में से 9 करोड़ तो बैंक में ही पड़ा हुआ है आपके, है ना, लेकिन वो यूज आप नहीं कर, लेकिन इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं उसके ऊपर। अब मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया तो मैं तो इंटरेस्ट लूंगी आपसे, आप उसको इन्वेस्ट करें चाहे नहीं करें। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज समबडी इज गिविंग यू मनी उसको ले लेना इज नॉट सेंसिबल। आप अपना गोल देखिए, ठीक है, और अपना पेइंग कैपेसिटी देखिए, अपने बिजनेस का रिटर्न देखिए कितना है,
अगर आपका बिजनेस उतना अमाउंट आपको रिटर्न करके दे ही नहीं सकता जितना में आप अपना इंटरेस्ट भी चुका दो, खुद भी रख लें, तो उतना भारी इन्वेस्टमेंट लेने का क्या फायदा। तो ये स्टार्टअप्स क्या मिस्टेक करते हैं कि आई सी समटाइम्स कि उनको रिक्वायरमेंट है, दिख रहा है 10 लाख का, सारा कैलकुलेशन हमने कर दिया कि भाई आपका 10 लाख में हो जाएगा काम। अब उनको लग रहा है कि ये सामने वाला 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, पता नहीं बाद में करेगा कि नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा, लेके रख लेते हैं। वो लेके आप रख नहीं लेते हैं, आप पाल लेते हैं एक हाथी जिसको आपको खिलाना पड़ता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, रिटर्न तो देना पड़ रहा है, आप यूज तो नहीं कर रहे 10 लाख, लेकिन आप उसको दे, सॉरी 20 लाख, पर आप उस पर इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं उसको। तो ये कहीं से भी आपको लगता है, मतलब आप बिजनेस छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचिए, कहीं से भी सेंसिबल है। तो आप हमेशा अपने बिजनेस को समझिए, आपका बिजनेस क्या है, लिखने, मतलब इसके लिए हम लोग बोलते हैं राइट अ बिजनेस प्लान, मतलब मन में जो आइडिया है ना उसको पेपर पे लिखिए। जब आप पेपर पे लिखते हैं तो बहुत कुछ क्लियर होता है, सुनने में लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। जब आप कोई चीज पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो लिखते वक्त ही आपको आधा सच्चाई पता चल जाता है, ठीक है, और पूरा लिखते लिखते काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो जब ये माइंड में कुछ आए उसको लिखिए कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, फिर आप खुद उसको स्टडी कीजिए कि वेदर इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। फिर उस बिजनेस प्लान के हिसाब से छोटे 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 गोल्स, जैसे सपोज कीजिए अब एक आपका कपड़ा का बिजनेस है, यू वांट टू बी इन द एंटायर मार्केट ऑफ बिहार, ठीक है, तो डोंट टारगेट द मार्केट ऑफ बिहार इन द ऑन द फर्स्ट डे, टारगेट द मार्केट ऑफ योर मे बी योर ओन एरिया, ठीक है, देन मे बी द सिटी, देन द टाउन, देन द स्टेट, देन मतलब ऐसे, ठीक है। एक ही बार में ये नहीं कि अपना बिजनेस तो ऐसा होगा कि पूरे बिहार में फैल जाएगा, फैलने के लिए पहले यहाँ शुरू तो हो, ठीक है। तो वैसे सोचिए, और फिर अभी शुरू करने के लिए जो फंड चाहिए वो कलेक्ट कीजिए। शुरू कर दिया आपने, फंड आ गए, अब क्या हो गया, जैसे शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न वो भी देने लगेगा आपको, समझ रहे हैं बात को। अब आप बेचेंगे सामान तो पैसा तो मिलेगा ना, ठीक है। तो हो सकता है कि आप खुद ही केपेबल हो जाए फंडिंग करने के लिए, आपको जरूरत ही ना पड़े किसी से इन्वेस्टमेंट लेने की, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी मतलब होता है ड्रीमी सिचुएशन की हमको जरूरत ही नहीं पड़े, बट ऐसा भी हो सकता है कि चलिए ठीक है 100% नहीं, पर एटलीस्ट 30% ऑफ द फंड यू विल बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ। तो बिजनेस में 30% ऑफ माय ओन फंड अदर देन 100% ऑफ समबडी एल्सेस फंड भी मैटर करता है, ठीक है। तो हमेशा पैसा मिल रहा है इसलिए ले लेते हैं वाला मत रखिए, आपको जो जरूरत है उतना ही लीजिए, क्योंकि वो पैसा फ्री में नहीं कोई दे रहा है आपको, ठीक है। और कैश फ्लो हमेशा मेरा पॉजिटिव रहे, इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप लोग गस्टेशन पीरियड समझते हैं, गस्टेशन पीरियड जो कॉमर्स से होंगे वो लोग समझते होंगे, जो कॉमर्स से हैं वो लोग नहीं समझते। बहुत कम लोग, स्टार्टअप में ज्यादातर साइंस वाले ही आ जाते अच्छा पढ़ रहे कॉमर्स वाले आ रहे हैं साइंस वाले, साइंस में अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं या ये बोल सकते कि साइंस वाले लोग ज्यादा इनोवेटिव होता है ना। गस्टेशन पीरियड, GESTATION पीरियड, बायोलॉजी वाले भी समझते हैं। देखिए बेसिकली जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं ना बिजनेस, तो इनिशियली तो फंड अपना ही लगता है ना। गस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें कि आप सिर्फ लगा रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है, वो हर बिजनेस का होता है। ब्रेक इवन भी मतलब नहीं ब्रेक इवन नहीं, ब्रेक इवन पे भी आएंगे हम लोग, पहले बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस राइट नाउ, अभी आई एम जस्ट फंडिंग इट, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो इट इज सो नेग्लिजिबल कि पता भी नहीं चल रहा है वैसा कुछ। खाद पानी डाल रहे हैं। हाँ बस अभी पेड़ लगाया आपने, मतलब बीज डाली, अभी उसमें कुछ निकला नहीं है, वो आप उसको हर दिन देख रहे हैं कि बस आप लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये जो पीरियड होता है जहाँ पे आप सिर्फ लगा रहे हैं, दैट इज गस्टेशन पीरियड। वो हर बिजनेस का होता है और अलग अलग होता है। मतलब आप ये समझिए कि किसी को अगर कपड़ा का बिजनेस करना है तो उसका गस्टेशन पीरियड हो सकता है 2 महीने का हो, ठीक है, और किसी का अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो हो सकता है उसका गस्टेशन पीरियड 5 साल का हो, ठीक है। तो गस्टेशन पीरियड कितना है आपके बिजनेस का ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो पीरियड है जहां पे आप सिर्फ लगाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये वो पीरियड होता है जहां पे आपका हिम्मत टूटता है, ठीक है।
तो ये समझना जरूरी है कि आपके बिजनेस में व्हाट इज द जस्टिफाइड गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड तो हर बिजनेस में होगा, जस्टिफाइड कितना है, ठीक है, ये हमेशा समझिएगा। अब आप बोलेंगे कि ज्ञान तो दे रही है, समझेंगे कहाँ से, तो समझिए आप मार्केट स्टडी से, आपके जैसे और भी जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनको कितना टाइम लगा स्टैब्लिश करने में। और ये नहीं कि आप हैं यहाँ पर मिस्टर मुकेश कुमार और कंपेयर कर रहे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी से, वैसे नहीं, ठीक है, आप अपने साइज ऑफ बिजनेस से ही कंपेयर कीजिए, आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप थोड़ा सा मार्केट स्टडी करेंगे तो आपके जैसे बिजनेस वाले आपको मिल जाएंगे, मे बी नॉट द सेम प्लान बट सिमिलर प्लान वाले मिल जाएंगे, तो उनको स्टडी कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग रिटर्न्स, ठीक है। और सिर्फ एक किसी को देख के नहीं, कम से कम 4-5 लोगों को देख करके आप ऑब्जर्व कीजिए कि उनका क्या नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड है, तो यू विल गेट एन एवरेज कि आपके बिजनेस का गेस्टेशन पीरियड ये है, दिस इज नॉर्मल। देन यू एनालाइज कि वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। जैसे अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस का गेस्टेशन पीरियड मान लीजिए साल भर का है, whether I am in a position that I can invest, keep investing for a year without expecting return, ठीक है, मतलब मेरे बिजनेस का गेस्टेशन पीरियड है साल भर का, पैसे लगने हैं 10 लाख, ठीक है, वो साल भर में मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए लगने हैं, ठीक है, और 10 लाख है मेरे पास, 10 लाख है मेरे पास, लेकिन बस 10 लाख ही है मेरे पास, ये 10 लाख खत्म हुआ फिर मेरे पास अनाज नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस आई कैन नॉट वेट फॉर अ ईयर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट है 10 लाख और वो 10 लाख आपके पास 1 साल में जमा होगा, तो इसका मतलब ये है जो आप खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास होना चाहिए 12 लाख। तो 10 लाख आप लगाएंगे, 2 लाख से आप अपना पेट पालेंगे, पता चला 10 लाख करते करते हम ही नहीं बचे, तो बिजनेस कौन चलाएगा? तो 2 लाख खाएंगे भी तो, खाना पीना तो खाने में नहीं जाएंगे घूमने, नहीं देखेंगे मूवी, नहीं खाएंगे बर्गर पिज्जा, लेकिन अनाज तो खाएंगे ना। तो 2 लाख रुपया तो मेरा अपना खुद का खर्चा भी तो है, उसको भी एनालाइज कीजिए। हाँ, कितना भी कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, एटलीस्ट एक ही सेट कपड़ा पहनेंगे, अनाज तो एक ही टाइम खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो उसको भी तो जोड़ना है, खाली बिजनेस मत जोड़िए, अपना भी खर्च को उसको जोड़ना है। मतलब कहने का मतलब है कि एक गेस्टेशन पीरियड की जब बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट योर बिजनेस बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर बेसिक सर्वाइवल नीड्स, ठीक है, वो भी उसमें इंक्लूड। ये मिस्टेक बहुत बिजनेसेस करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास है 10 लाख रुपया, वो भूल जाते हैं कि उनको अपने बच्चा का स्कूल का फीस भी भरना है ना, रूम का रेंट भी देना, वो सब भूल जाते हैं वो। फिर वो 6 महीने के बाद बोलते हैं कि मैडम कैलकुलेट तो किए थे कि 10 लाख साल भर था, लेकिन ये 6 महीने में खत्म हो गया। तो होगा नहीं, आपने स्कूल फीस वगैरह तो जोड़ा ही नहीं था आपने उसमें। एक और प्रॉब्लम भी आता है कि जब फंड आता है कुछ भी, हाँ। ग्रांट्स हो या गवर्नमेंट स्कीम, तो उसमें बोलते हैं फाउंडर सैलरी नहीं ले सकते, ये सबसे पहले क्राइटेरिया होता है। नहीं, जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द फंड्स में मैंने ये देखा है, वो एक माइंडसेट है, वहाँ लिखते भी है कि यू कैन नॉट गेट द फाउंडर सैलरी नहीं ले सकते बट कुछ भी फंड नहीं ले सकते अपने लिए, बस वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसका यूज करते वो सही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस ग्रो करने पे आपको रिटर्न जो है उसमें तो सैलरी ले सकते हैं ना, उसमें तो सैलरी ले सकते हैं। उनका पॉइंट ये है कि आपने जो 10 लाख लोन लिया है ना, वो आप बिजनेस में लगाइए, उससे आप अपना गाड़ी घर बंगला मत बनाइए, ठीक है, उससे जो रिटर्न आता है उससे आप बनाइए गाड़ी घर बंगला, लेकिन उस पैसा से, उस अमाउंट से नहीं, ठीक है। हाँ, उसका वही मतलब है कि जो फंड आपको मिला है दैट हैज टू गो इनटू द बिजनेस, उससे जो रिटर्न आ रहा है दैट यू कैन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, but that 10 lakh rupees has to go into the business. वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया मिल गया लोन, तो आप बोलते हैं कि मेरा सैलरी 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख हम करेंगे इन्वेस्ट, फिर आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सर 5 लाख तो डूब गया, बाकी 5 लाख का आ गया सर सैलरी, सर हम क्या खाएंगे सर, सैलरी लिए हैं, तो वो चीज नहीं करना अलाउड है। पर वो 10 लाख लगाने के बाद आपको जो 10,000 रुपया रिटर्न आ रहा है दैट यू कैन टेक एज योर सैलरी। समझ रहे हैं बात को? एक मिनिमम भी तो टाइम होगा कि जब रिटर्न आएगा। पेड अप कैपिटल लगा दिया, उसके बाद में अगर जैसे कोई भी ऐसा होता है लेंडेड मनी ही होता है, कोई भी जैसे स्टार्टअप रहता है, इतना लगा दिया है कि 5 लाख का अगर लगा दिया है, तो उसमें से तो निकालने का भी कोई वाइबल रीजन भी होना चाहिए। वही रिटर्न आप निकाल सकते हैं, पैसा नहीं लगा, आप इन्वेस्टर को
अपने आप को इन्वेस्टर की जगह पे रख के देखिए कि अगर हम आपसे पैसा मांग के आज ले जाएं 10 लाख रुपया और फिर आप आए मेरे पास कि हाँ जी 10 लाख का क्या किए, तो मैडम 5 लाख तो मेरा सैलरी था तो वो रख लिए, 5 लाख बिजनेस में लगाए, तो आप नहीं बोलिएगा कि तो फिर आप 10 लाख क्यों लिए, आप सैलरी क्यों लिए, तो ये चीजें। जी ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने अभी अगर इन्वेस्ट किया, अभी पेड अप कैपिटल लगाया है और मुझे फंडिंग मिलेगी उसके पैसे से मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने लगाया है तो वो वाला निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, वो बिजनेस में यूज करना है। पेड अप कैपिटल इज आल्सो जान। पेड अप कैपिटल जो आप देते हैं ना कंपनी को, भले आप ही दे रहे हैं और वो कंपनी का हो गया, उसको समझाने के लिए एक्सप्लेन ऐसे कि जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई बच्चा है, उसको चाहिए पॉकेट मनी, ठीक है, आपने दे दिया उसको 100 रुपया पॉकेट मनी, अब आप उससे लाओ लाओ वापस दो 10 रुपया, वो नहीं कर सकते हैं। वो सेम चीज है, वो 100 रुपए से वो जो करेगा वो उसका पैसा है, ठीक है, उससे आप सैलरी नहीं ले सकते हैं, फिर वो उसका पैसा हो गया, और वो पैसा किस लिए उसने लिया, बिजनेस में लगाने के लिए। वो जब रिटर्न होके आता है, मतलब जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए से आपने 10 शर्ट खरीदे, उसको मार्केट में बेचा और रिटर्न में आपको 500 रुपए वापस आए, तो 100 रुपए उसमें से आपका लागत हो गया, 400 रुपए आपकी प्रॉफिट हो गई। अब वो 400 रुपए पे आपका हक है, ठीक है, उसमें से आप सैलरी भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वो जो इनिशियली 100 रुपए आपने लगाया वो बिजनेस में लगाने के लिए ही है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि पेड अप कैपिटल में भी ये एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट ऑन गवर्नमेंट फंड्स, on your individual private fund also. If you are giving it to the company for business, it has to be used for the business. It is not, you are not allowed to use it for your own purpose. मैम जैसे हमारा प्रॉब्लम थिंग ये होता है, जैसे स्टार्टअप भी हमें बहुत सारे स्टार्टअप सप्लाई करते हैं यहाँ पे, और फिर जब वो हो जाता है उनका सिलेक्शन, तो गवर्नमेंट आस्क्स देम टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो उस वक्त बैंक अकाउंट में फिर क्या है कि प्राइवेट बैंक्स बोलते हैं कि आप अपना कुछ इन्वेस्ट कीजिए, कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम करवा सकें, मार्जिन मनी, हाँ मतलब 60,000 70,000 तक। वो फिर उसका बैंक अकाउंट खुलता है, फिर वो चेक जाके जमा करते हैं कुछ भी, तो फिर वो उनको फंड मिलता है। तो वो जो अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट किया था टू ओपन द बैंक अकाउंट, कैन इट बी टेकन? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी पे। अगर एसबीआई का गोल्ड वाला था, मतलब मैंने अभी यूज करवाया, तो उसमें गोल्ड वाला था, उसमें 1 लाख का मिनिमम था, तो वो हमने करवाया। फिर और भी जो भी है पेड अप कैपिटल डाला, तो उसके बाद में ये नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रही थी मैम कि उसको मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ कि बिजनेस के यूज के लिए, या कभी कभी इन फ्यूचर अगर अपने यूज के लिए भी निकालो तो वो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, कंपनी का जब हम बात करते हैं ना, तो कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ थर्ड इंडिविजुअल। थर्ड इंडिविजुअल से आप पैसे नहीं ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं वो भी तब जब आपने उसके लिए कुछ किया है। जैसे आई एम अ थर्ड इंडिविजुअल, आप मेरे से पैसा मांगने आएंगे, भले आपने एक बार पैसा दे दिया मुझे। अब देखिए ये चीज बहुत इजी समझना, जैसे कि सपोज कीजिए कंपनी है, आप समझ लीजिए कंपनी नहीं है, वो एक कोई इंसान है, ठीक है, लीगल एंटिटी। हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि एक सपोज कीजिए एक सेपरेट इंसान है वो, ठीक है, एक सेपरेट इंसान है वो। जैसे मैं और राजीव जी बैठे हैं इधर, सुरभि ना, स्मृति बैठी है, इन्होंने मिलकर के मुझे बनाया, आई एम अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, आई एम अ कंपनी। अब इन दोनों ने मुझे कहा कि आई विल गिव यू 1 लाख, शी इज आल्सो सेइंग दैट मुझे देंगे 1 लाख, फॉर व्हाट दे आर गिविंग मी, फॉर माय बिजनेस। तो जैसे ही ये 2 लाख मुझे मिल गया, इट इज नॉट लोन, इट इज इक्विटी, ये मेरा पैसा है। अब आपने जब एक बार इक्विटी दे दिया, मैंने क्या बोला था, डेट आप वापस मांग सकते हैं, इक्विटी आप नहीं मांग सकते हैं किसी भी फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, अपने प्राइवेट खर्चों के फॉर्म में नहीं मांग सकते हैं, वो मेरा पैसा है, ठीक है। अब आपने एक बार वो पैसा दे दिया तो दे दिया, अब उसको मैं सिर्फ अपने, और मैं भी उसको सिर्फ अपने बिजनेस के रनिंग के लिए ही यूज करूंगी। अब इसके, अब आप कहते हैं कि जैसे राजीव जी ने बोला कि एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, फिर गवर्नमेंट ने भी आपको पैसा दिया, तो जब आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया मुझे, तो फिर कैसे दिया, या तो लोन दिया या तो इक्विटी दिया, ठीक है। अगर लोन दिया है तो फिर तो आप वापस ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इक्विटी दिया है तो उसके बदले हम आपको देंगे शेयर्स कंपनी में, लेकिन वापस नहीं करेंगे वो पैसे। आ रहा है समझ में ये चीज? तो ओनर खुद ही कैसे मतलब लोन देगा? हाँ देता है, मतलब अगर ओपीसी है, ओनर नहीं है ना, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि कंपनी जो है इज अ थर्ड इंडिविजुअल। आप ओनर कहने के लिए आप ओनर है, ठीक है, पर मेरा सब कुछ अलग है। मान लीजिए ओपीसी ओपीसी भी है तो भी शेयर होल्डिंग 100% आपकी है, बट स्टिल यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। आई एम अ प्राइवेट, जिस किसी के पास भी पैन है, दैट इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, उसका सब कुछ अलग है,
ठीक है, तो सैलरी तो ले ही सकते हाँ सैलरी ले सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम द फंड दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन, बट फ्रॉम द रिटर्न दैट फंड जनरेट्स। वो 1 लाख रुपए जो आपने दिया उसमें से आप सैलरी नहीं ले सकते हैं, बट वो 1 लाख रुपए को जो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें से जो रिटर्न आया उससे आप सैलरी ले सकते हैं। हैं। वो आपने जैसे बताया गेस्टेशन पीरियड जो है उसके हाँ। अगर नहीं आया तो नहीं, वही तो बात है ना कि गेस्टेशन पीरियड में आप नहीं ले सकते हैं कुछ भी रिटर्न। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि गेस्टेशन पीरियड को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। गेस्टेशन पीरियड इज अ पीरियड इन विच यू आर ओनली गिविंग, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, उसको क्रॉस, लेट मी कंप्लीट दिस, उसके बाद विल गेट टू द क्वेश्चन। उसके बाद एक गेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पे आप लगा रहे हैं वो पीरियड खत्म होता है, उसके बाद वो पीरियड चालू होता है जहाँ पे आपको मिलने लगता है। ठीक है, तो वो वहां पे आपको कब तक उस स्टेज में रहना है जहाँ पे मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट मिल रहा है, वहां पे कब तक रहना है। ये भी सोचने वाली बात है कि कब तक हम वहां पे रहेंगे जहाँ पे हमको भी मिलना चालू है। वो पीरियड क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब वो रिटर्न इतना होना चाहिए जिससे आपका खर्चा निकल रहा है। ठीक है, मतलब अभी आप रूम में फैन लगा सकते हैं, एसी नहीं लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं। ठीक है, खर्चा निकल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ना आप प्रॉफिट पोजीशन में है और ना आप लॉस में, क्योंकि गेस्टेशन में आप लॉस में थे। ठीक है, तो वहां पे क्या था, लॉस वाज मोर देन प्रॉफिट। नाउ लॉस विल बिकम इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप पहुंच जाएंगे। तो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे आपको ना फायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही बचा, मतलब बच नहीं रहा, पूरा खर्च हो रहा है, तो उसका भी एक पीरियड होना चाहिए। जब आप मार्केट एनालाइज करें तो ये चीज भी एनालाइज कीजिए कि गेस्टेशन पीरियड के बाद सस्टेनेबिलिटी पीरियड कहाँ तक था, जहाँ पे आप सिर्फ जितना कमा रहे थे पूरा निकल भी रहा था। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट, जहाँ पे फिर आप 1 रुपया कमाए एक दिन ज्यादा, फिर 2 रुपया कमाए, फिर 3 रुपया कमाए, फिर 4, 6, 10। ठीक है। जैसे बाइकिंग वगैरह सब है उसमें तो अभी तक कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं, तो उसके जो फाउंडर्स होंगे या फिर जो डायरेक्टर तो कुछ सैलरी नहीं लिया नहीं, प्रॉफिट का मतलब आपको क्या समझ आता है ये बताइए, प्रॉफिट मतलब क्या समझता है? खर्चा काट के रेवेन्यू से जो रिटर्न एक होता है रेवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कि मेरे अकाउंट में, मेरे बिजनेस में कितना पैसा आया, दैट इंक्लूड्स योर कॉस्ट ऑल्सो। मतलब कि जो सामान, सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये माइक है, ये माइक बनाने में मुझे 100 रुपए लगे हैं। ठीक है, और इसका रेवेन्यू मेरे पास आया, जब मैंने इसको बेचा तो आई गॉट 200 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट इज माई रेवेन्यू, व्हाट इज माई टर्नओवर, 200 रुपीज, बट व्हाट इज माई प्रॉफिट, 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज से जो पहला इनिशियल 100 रुपीज था उससे मैं एक सेकंड माइक बनाऊंगी, तो वो तो वहां चला गया। ठीक है, पर जो 100 प्रॉफिट हुआ मेरे पास, उससे हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट निकालेंगे। जिसने बनाया ये माइक उसको पैसा देंगे। ठीक है, 40 रुपए वहां चले गए। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि थोड़ा सा प्रचार भी कर देते हैं, 20 रुपए वहां चले गए, 60 रुपया। ठीक है, तो अभी टर्नओवर में से एक्सपेंसेस हमने माइनस किया तो 100 रुपया क्या था, मेरा प्रॉफिट था। अब मेरा प्रॉफिट कितना है, 40 माइनस 40 प्लस 20 रुपया का एडवर्टाइजमेंट किया ना हमने, 60 रुपीज। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, वही 100 घट के कितना हो गया, 40। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। ठीक है, अब लगा कि एक आदमी होना चाहिए जो कि अगर ऑर्डर आए तो फोन खा के बोले कि हाँ सर देते हैं सर। ठीक है, 20 रुपया उसको दे दिए, सैलरी। अब वो आदमी आप खुद भी हो सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, सैलरी। ठीक, अब वही 100 जो रह गया था 40, अब बचा कितना, 20। अब मालिक बोल रहा है कि यहाँ माइक बना रहे हो, रेंट नहीं दोगे, तो दिया आपने रेंट, दिया कितना, 20। अब प्रॉफिट कितना बचा, तो क्या आपने प्रॉफिट बुक किया था, किया था आपने प्रॉफिट बुक, आपके बुक्स में नहीं दिख रहा है। But actually now you are in a position where you are making a mic, you have kept an employee, you are paying your rent, है ना।
तो वो पोजीशन से तो बेटर हो गए ना। फिर अभी जो एक माइक बनाया था, अब हमने बनाया 2 माइक। अब ये 2 माइक पे आई एम गेटिंग हाउ मच, 400। खर्च कितना हो रहा था, 200। और एक आदमी जो कि एक माइक के लिए फोन उठा रहा था सेल करने के लिए, 2 माइक भी तो सेल कर सकता है सेम सैलरी पे। तो दिस टाइम आई वुड बी एबल टू सेव अनदर 20 रुपीज। आ रहा है समझ में? नाउ आई विल बुक माई प्रॉफिट, जो कि बुक पे भी दिखेगा। तो इफ somebody is not booking profit, इसका मतलब ये नहीं कि it is not making profit. Profit is not just what you keep. Profit is something that is helping you grow your business. That is also profit. कॉस्ट निकाल पा रहा है। पहले आप पैसा नहीं ले रहे थे, सैलरी नहीं लेते, now you are taking salary. You are getting return. That is profit. बुक में नहीं दिख रहा है, but your business is growing. पहले आप अकेले खुद ही माइक भी बना रहे थे, फोन भी उठा रहे थे, अपने ही घर के रूम में मम्मी पापा से छुप के माइक बना रहे थे। अब आपने एक ऑफिस ले रखा है, वहां पे आप रेंट भी दे रहे हैं, 4 एम्प्लॉय रखा है आपने, एक एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एक मार्केटिंग कर रहा है, फोन हैंडल कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रोथ। दिस इज व्हाट एंड हाउ यू आर पेइंग इट फ्रॉम योर प्रॉफिट। प्रॉफिट ही से पे कर रहे हैं ना, कॉस्ट से तो नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट तो मेरा माइक बनाने में जा रहा है। मैम तो फिर तो जितना एक्सपेंशन करेगा उतना ज्यादा कॉस्ट। बिल्कुल, जैसे प्रॉफिट में गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, हाँ, कंपनी बनाने का ये तो फायदा है। टैक्स बचाने के लिए एक्सपेंशन करते जाएगा। हाँ हाँ एकदम, यू आर राइट। इससे तो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट बचाया जा सकता है। यू आर राइट, ऐसा है। आप एक्सपेंसेस बुक कर लीजिए, प्रॉफिट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा। इसलिए बैलेंस शीट मांगते हैं, उसमें लास्ट में एबिटा जो होता है। हाँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल हम लोग बोलते हैं टर्म, मतलब कि जैसे आप जितना ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, आपका एक्सपैंड, देखिए आप ये समझिए कि आपका बिजनेस का रनिंग कॉस्ट तो है ना, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो आपको लग रहा है, वो तो आपका कॉस्ट है, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट। लेकिन उसके अलावा जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसमें आप खर्च कर रहे हैं, दैट इज शोइंग योर ग्रोथ, दैट इज शोइंग योर प्रॉफिट। नाउ यू आर पेइंग सैलरी टू योर एम्प्लॉय, नाउ यू आर आल्सो टेकिंग सैलरी, व्हाट इज दैट? प्रॉफिट से तो ले रहे हैं ना। समझ आ रहा है ना ये चीज, कि ये 100 रुपए का माइक का क्वालिटी गिरा करके 10 रुपए बना के बाकी 90 रुपए ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्वालिटी तो हम लोग वही मेंटेन कर रहे हैं, पर अब हमारे पास पैसा बच रहा है जिससे हम सैलरी भी दे पा रहे हैं, हम लोग बिजनेस भी मेंटेन कर पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर पा रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉफिट ओनली ना। तो बायजूस इज नॉट बुकिंग प्रॉफिट, ओके, बट इट इज एबल टू पे एवरीबडी, सब लोग उससे खुश हैं, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर बायजूस इज गेटिंग अ रिटर्न, दैट इज अ प्रॉफिट। ठीक है, वो बुक प्रॉफिट दिखा के क्या मिलने वाला है, ये बताइए आप लोगों को। वो उठ के तो जाएगा रिजर्व्स में ही आपके, जाएगा ना। व्हाट इज प्रॉफिट? जब सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो बचता है, दैट इज प्रॉफिट, ये हम लोग मानते हैं। तो यानी कि अब ये जो पैसा बच गया 2 रुपया, ये हम कहीं नहीं खर्च करने वाले हैं, मेरा सारा खर्चा निकल चुका है, ये 2 रुपया बच गया है, यही होता है ना। तो वो 2 रुपया कहाँ जाता है? वो चला जाता है रिजर्व्स में। वो रिजर्व का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो हम यूज करेंगे। जैसे कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, मैक्सिमम बिजनेसेस का रिजर्व्स डाइल्यूट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो सालों से पैसे बचाए थे एक्सपेंसेस करने के बाद, वो खर्च हुए। क्यों खर्च हुए? क्योंकि हमारा बिजनेस ही नहीं काम कर रहा था, इनकम ही नहीं आ रहा था, रेवेन्यू ही नहीं हो रहा था। तो जो हमने सेव करके रखा था उसको हमने यूज करना पड़ा। ये हर हाउस होल्ड में भी हम लोग देखते हैं, जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो मुझसे पेमेंट करते हैं कुछ, और फिर उसका कुछ पैसा बचा के अपने पास रखते हैं, जो कि इवेंचुअली जमा कर लेते हैं। फिर जब कुछ मेजर खर्चा होता है तो उसमें से करते हैं। तो रिजर्व्स का भी ऑब्वियसली प्रॉफिट बचाना इज आल्सो यूजफुल, बिकॉज इट विल गेट यू अ रिजर्व दैट यू कैन यूज इन कंटिजेंसीज। बट जस्ट बिकॉज योर मतलब बैलेंस शीट इज नॉट शोइंग प्रॉफिट डजंट मीन कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, समझ में आया सबको ये चीज? हाँ, तो आपका ऑब्वियस सा बात है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। दैट डजंट शोज दैट यू आर इन अ नेगेटिव पोजीशन। ठीक है, नेगेटिव तब हो जाता है जब आपको लॉसेस एक्सट्रीम हो रहा है, अब आपका बिजनेस का वर्थ ही नहीं बचा उतना कि वो आप उसको पे कर सके, उस लॉस को बेयर कर सके, कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है आपको। अब लॉस होने का मतलब हो गया कि आपको एक्सपेंसेस भी इतने हैं कि आपके प्रॉफिट से भी ज्यादा एक्सपेंसेस है आपके। दैट इज अ सिचुएशन दैट इज नॉट परमिसेबल। तब आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपका लिक्विडेशन खत्म, मतलब आपकी लिक्विडिटी खत्म हो रही है, रिजर्व भी नहीं बच रहा है, रिजर्व भी आपका खर्च हो रहा है।
लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखिए हर बिजनेस जो कि ग्रो कर रहा होता है ना, इसमें होता है हमेशा ये चीज ये सोचना चाहिए कि आप किसी का भी बैलेंस शीट 1 साल 2 साल देख करके उसको मत जज कीजिए, क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन यू डू वेरी वेल, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट डू वेरी वेल। हमेशा लॉन्ग रन का पिक्चर देखा जाता है। तो बायजूस में भी इन अ सिचुएशन जहां पे दे आर राइट नो इन इन्वेस्टमेंट पोजीशन, मतलब इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट जहाँ पे वो अभी पैसा लगा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दे आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट जहाँ पे पैसा बहुत इन्फ्यूज हो रहा है, और वो दे हैव अंडरस्टूड कि इसका gestation पीरियड अभी 5 साल का है, तो ये 5 साल तो मेरा सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, लॉस ही लॉस होगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा दैट वुड बी अ रिटर्न दैट वुड कवर ऑल दिस लॉस। तो ये हम लोग बिना एनालाइज किए हुए किसी बिजनेस को नहीं बता सकते हैं, 1 साल 2 साल का बैलेंस शीट देख करके उसको नहीं बता सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस प्लान, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट किस तरह से काम कर, बहुत अंदर तक घुस के आपको समझना पड़ता है। 1 साल 2 साल का बैलेंस शीट देख के यू कैन नॉट डिसाइड कि दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका gestation पीरियड ओवर हो गया, फिर मतलब ब्रेक इवन भी चला गया, फिर प्रॉफिट आने लगा, अब मेरे पास प्रॉफिट आने लगा, तो नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस बिजनेस, फिर आई स्टार्ट समथिंग दैट विल हैव अ gestation पीरियड। तो फिर मेरा ये प्रॉफिट अभी दिख रहा था पिछले 5 साल से 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, वो कहीं और लग गया, तो अब नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न नहीं है बिजनेस में, वो किसी और बिजनेस में लग गया है, फिर वहां से वो रिटर्न आना होगा, तो फिर ये डबल हो जाएगा। तो इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, पैसा लगाना रिटर्न आना, लगाना रिटर्न आना इज ऑन गोइंग प्रोसेस। किसी भी बिजनेस का 1 साल का 2 साल का बैलेंस शीट पीएल देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। वो लंबा लॉन्ग रन आपको देखना पड़ता है, प्लस ऑफ कोर्स आपको एनालाइज करना पड़ता है कि पैसा अगर आज कम दिख रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है। जब आप ये जान जाते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो फिर आप एनालाइज कर पाते हैं कि अगर वो किसी बिजनेस में जा रहा है तो वेदर इट इज वायबल और नॉट। इसीलिए तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं यही सारी चीजें तो देखते हैं। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो शार्क टैंक में जो आप लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो यही देखते हैं कि किस बिजनेस का पैसा कहाँ जा रहा है, और जहां जा रहा है वो इट इज अ गुड बिजनेस प्लान और अ बैड बिजनेस प्लान, और फिर अकॉर्डिंगली वो अपना फंड इन्फ्यूज करते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करता है। इट इज मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एक साइकिल है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक वी आर मैडम ये अपना पार्ट 1 है, इस सब पार्ट 2 का भी अरेंजमेंट कराइए, मैम कहिए कि दिन में खत्म नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटजी है ना, वो कैसा होना चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि 10 लाख रुपया किसी में लग रहा है, तो सपोज कि मेरे पास 10 ही लाख है और मैं फेल हो गया, इसका मतलब आई एम ऑन द रोड। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या हो कि हर बिजनेस फेल भी हो, पास हो सकता है, फेल भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो हम थोड़ा निगेटिव भी मान के चले, मान लीजिए फेल नेगेटिव को इनफैक्ट ज्यादा एनालाइज कर लेना चाहिए कि हाँ। क्या चांसेस है। वही मुझे लगता है। तो उस वक्त में हम कैसे इन्वेस्टमेंट को मतलब स्ट्रेटजी कैसे बनाए इन्वेस्टमेंट का कि हम अगर फेलियर भी हो जाए तो फिर खड़े हो जाए। देखिए इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है ना कि आप अपने आप को कंप्लीटली लिक्विड ड्रेन ना करें, मतलब अपना पूरा लिक्विड ड्रेन ना कर दें। वही मैं आपको बोल रही जो थी अभी कि बता रही थी हाँ, कि जैसे मान लीजिए हाँ वही मतलब लिक्विड को जैसे हाँ उसका भी ट्रेड कैसे कैसे करें। देखिए हाँ, पहले separate कैसे इसमें मल्टीपल चीजें रोल में आ जाती हैं। पहला तो ये कि सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए। जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया है तो उसको मार्केट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका रिटर्न कब आना चालू होगा, आप कितने दिन तक सस्टेन कर पाएंगे उसका लॉसेस, आप कितने दिन तक उसका एक्सपेंसेस पे कर पाएंगे। ठीक है, पहले तो वो एनालाइज कर लीजिए। फिर आप देखिए कि इसमें ऑब्वियसली फंड कितना लगेगा। अगर आपके पास वो फंड है, सपोज कीजिए किसी बिजनेस को, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख ही चाहिए, पर आपके पास 10 लाख ही है, तो 10 लाख बिजनेस में नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि तब तो वो आइडिया बेकार हो जाएगा। मतलब 10 लाख अगर लग रहा है तो इट मींस कि मुझे 30 लाख या 40 10 नहीं, ऐसा नहीं, हवा में नहीं कोई भी पैसा होता है। मतलब 30 लाख 40 लाख आप नहीं, आप एनालाइज कीजिए अपना पूरा एक, मतलब अपना अदर एक्सपेंसेस अदर देन योर बिजनेस एक्सपेंसेस, आपका अदर एक्सपेंसेस भी क्या है वो उतना और भी ऐड उसमें हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपकी पर्सनल लायबिलिटी पर मंथ 30,000 रुपए अदर देन बिजनेस, तो साल का कितना होता है? 3,60,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, अगर आपके बिजनेस का gestation पीरियड साल भर का है तो। समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं समझ में तो आया। इतना लंबा gestation पीरियड होगा तो भी बहुत लोगों का पेशेंस और बैटरी भी डिस्चार्ज कर लेता है। नहीं देखिए, जहाँ लंबा gestation पीरियड होता है वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो भी वैसे होते हैं जिनके पास मोटा फंड होता है। जैसे कि अगर आप बात करें कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस की, तो हम और आप बैठ के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन वही करते हैं जिनके पास करोड़ों का फंड होता है। ठीक है, 100 में बहुत रियल मतलब रियल ऐसा केस है। तो आप हमेशा ये जब भी आप कैलकुलेट करें कि कितना अपना लगाना है और कितना बाहर से लेना है, तो ये तो हमेशा समझिए कि आपको
100% अपना फंड कभी नहीं लगाना है। आपको कंप्लीटली लिक्विड ड्रेन कभी नहीं होना है, मतलब ये इट इज नेवर अ गुड आइडिया। मतलब अंडर एनी सिनेरियो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि मेरे पास जितना पैसा था सब हम लगा दिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। इवन इफ द बिजनेस आइडिया इज सुपर, रात भर में पैसा डबल होने वाला तो भी पूरा पैसा नहीं लगाना है। इसका मतलब ठीक है। ये है कि 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास 3-4 लाख होने चाहिए। हाँ, 2 से 3 लाख होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आपका बिजनेस प्लान इतना अच्छा हो कि लोग तैयार हो आपको देने के लिए। और हमेशा डेट और इक्विटी का रेशियो हम लोग बोलते हैं 2:1 होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास इक्विटी 2 है, सॉरी 1 है, तो डेट आप 2 ले सकते हैं। जैसे अभी 2 केसेस को अगर हम लोग ले लें, जैसे इंडिया के लिए कोरोना ले सपोज, तो कोरोना में बहुत लोग फेलियर हो गए, बहुत अच्छे उस टाइम जो बिजनेस प्लान किए होंगे उनका फेल हो गया होगा, उनको मतलब दे वर नॉट नोइंग कि कोरोना विल कम। अब यह है एक एग्जांपल। अब यूक्रेन की बात लें, यूक्रेन में भी वहां सीन हुआ होगा कि उनको किसको पता था कि वही मिसाइल गिर जाएगा। ये तो एक ट्रेजेडी है। तो ये जैसे हम लोग इसको बोलते हैं ना, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये भी एक एज्यूम कर सकते हैं कि कंप्लीटली लिक्विड ड्रेन नहीं होना है, क्योंकि यू डोंट नो एवरीथिंग। यही इसीलिए तो ये बात हो रही है ना कि आपको कंप्लीटली लिक्विड ड्रेन नहीं होना। व्हाई एम आई सेइंग एवरी टाइम कि आप अपना लिक्विड 100% ड्रेन मत कीजिए। हाँ, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना, और ऐसा नेशनल कैलामिटी हो जाता है, किसी से आप लोन लेते हैं सपोज, और नेशनल कैलामिटी हो जाता है, तो जो आपको लोन दे रहा है वो क्या दे रहा है, उसके पास जो एक्सेस है वो दे रहा है। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जितना हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग 3-4 मतलब पार्ट में हम लोग कर लें, और वैसे हाँ, और फंड हमेशा पूरा ना लगाएं। जब फंड पार्ट का जरूर नहीं, पार्ट में तो फंड लगाए, वो तो छोटे बिजनेस गोल्स मैंने डिस्कस किए आपके साथ, उसमें भी आप अपना पूरा फंड ना लगाएं। लोन की तरफ भी ध्यान दें। लोन मतलब अगर आप इनिशियल बिजनेस में तो 20% तक लोन ले सकते हैं। आपका फंड का रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 20,000 का आप लोन ले सकते हैं। 20,000 रुपए आप अपना बचा के रखिए, ठीक है। और जो आप समझ के रखिए इस चीज को कि जो आपको डेट दे रहा है, अनलेस वो कोई ऐसा है जो कि बहुत ही मतलब बस वसूली भाई जिसको बोलते हैं कि एकदम गोली मार देगा पैसा नहीं वापस करने पे, तो वैसे लोग अगर हैं तो आपको वो वही दे रहे हैं जो उनके पास एक्सेस है। और अगर आप उनको नहीं लौटा पाएंगे बिकॉज ऑफ नेशनल कैलामिटी, तो कोई भी इतना भी नहीं मतलब होता है ना, होता है कि नहीं भले ही सब नुकसान हो गया हो तुम मेरा पैसा लौटाओ, वो भी समझते हैं इस चीज को कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पैसा नहीं लौटा पाएगा, पर इवेंचुअली ये लौटा देगा। आखिर कहीं ना कहीं तो आप पे ट्रस्ट कर रहा था, तभी तो आपको लोन दिया था। जैसे बैंक ने ही आपको लोन दिया, तो क्या हुआ कोरोना के टाइम में बैंक ने आपको, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म, बट उन्होंने आपको कुछ वेवर दिया हुआ था कि इंटरेस्ट देने का। हाँ, मॉनिटोरियम। उस पीरियड में आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा रखिए और फिर जब पैसा आएगा तो रिटर्न दीजिएगा। तो व्हाई द बैंक अलाउड दिस? बिकॉज बैंक रियलाइज दैट दिस इज अ टाइम व्हेन नोबडी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट में बहुत लोगों का सिविल स्कोर भी खराब हो गया। वो जो बता रहे हैं सिविल स्कोर खराब होने का रीजन सिर्फ वो नहीं था। सिविल स्कोर खराब होने का रीजन ये हुआ कि आपके पास होता है क्रेडिट कार्ड, जिसका आप एक भी अगर मिस करते हैं ये पेमेंट, एक दिन भी, 1 घंटा भी, तो बहुत नीचे खींच लेता है वो आपका क्रेडिट स्कोर को। बार बार आप चेक करते हैं अपना क्रेडिट स्कोर अगर, तो भी वो नीचे चला जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है। देखिए डिजिटाइजेशन इज एज गुड इट इज एज बैड ऑल्सो। ठीक है, अगर एंजल इन्वेस्टर से हमने 50 लाख फंड उठाया है, मतलब इन्वेस्टर के साइड सुनना चाहते हैं कि अपने साइड सुनना? अगर ऐसा होता है कि आप पैसा लेके डूब गए, ठीक है, तो फिर आप जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं बैंकरप्सी के लिए कि आपको कोर्ट दिवालिया घोषित कर दे। एक बार अगर कोर्ट दिवालिया घोषित कर देती है किसी को, तो फिर उससे कोई पैसा नहीं मांग सकता है, वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करता है। बट जो दिवालिया घोषित हो जाता है उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हो जाते हैं। दे कैन नॉट एंटर इनटू बिजनेस, दे कैन नॉट स्टार्ट, दे कैन नॉट बी डायरेक्टर्स इन कंपनी, दे कैन नॉट स्टार्ट बिजनेसेस, ये सब इश्यूज होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पैसा लेके भाग जाएंगे फिर दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ठीक है, विजय माल्या वाला वो आपका सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है सोसाइटी। मतलब दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन, बट इफ इट हैपेंस द कोर्ट विल डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट लाइक इट डिड टू अमिताभ बच्चन। आई थिंक सब लोग जानते हैं कि उनके ऊपर लोन था काफी, उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया था एबीसी, एंड इट वेंट वेरी बैड, और अमिताभ बच्चन वेंट टू कोर्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट एंड द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम इंसॉल्वेंट। तो व्हाटएवर लोन ही हैड वेंट टू जीरो, नोबडी कुड आस्क हिम फॉर रिटर्निंग दैट अमाउंट। Then came KBC and then he revived himself. ठीक है, तो जो दिवालिया हो जाते हैं, जो डिक्लेयर हो जाते हैं दिवालिया
कोई पैसा नहीं मांग सकता, बट आप लोग उस तरफ मत सोचिए, क्या हो सकता है? यही हो सकता है। मैम कुछ इन्वेस्टर जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर के लिए बोलते हैं, तो नॉर्मल जो इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है, क्या डिफरेंस है? प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि इक्विटी तो हो गई आपकी, फंड हो गई जो आपने लगाया कंपनी में। प्रेफरेंस इज अ काइंड ऑफ अ डेट फंड आप बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है। उसमें आपको रिटर्न जो होता है ना वो मिलता है। कैसे मिलता है? मिलता तो उसमें भी डिविडेंड ही है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो मिलता तो डिविडेंड ही है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट किया हुआ 100 रुपया, एंड आई हैव इक्विटी होल्डर्स इन माय कंपनी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आल्सो इन माय कंपनी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस है उनका, तो फर्स्ट दे विल गेट देयर मनी, उनसे बचेगा तब इक्विटी वालों को मिलेगा। और वोटिंग राइट भी होते हैं। नहीं, not 100% ऑफ द टाइम्स यू कैन हैव प्रेफरेंस शेयर्स विद जीरो वोटिंग राइट्स। देखिए शेयर्स में तो बाय डिफॉल्ट वोटिंग राइट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंट। आप चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली वो पीपीटी जो पूरा बना होता है ये सब कुछ था, बट आई थिंक टाइम कम है हम लोग के पास, ठीक है। MFI गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती है? उसके लिए तो मैं फिर आपका वही क्वेश्चन है, पूरा रामायण खत्म हो गया सीता जी का। ये बैंक, इसीलिए तो बैंक है। देखिए बैंक में ऑलरेडी नेशनलाइज्ड बैंक है और प्राइवेट प्लेयर भी है। हाँ, तो MFI में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर क्यों है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया 1956 के बाद, तो गवर्नमेंट ने बोला कि सब कुछ हम नहीं करेंगे। तो है हाँ, बैंक में गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है। MFI में सिर्फ प्राइवेट क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेट को ही को दिया गया है वो राइट। वो एमएफआई का पर्पस ही यही है कि कम कागज में कम क्रेडेंशियल्स पे आपको लोन मिल जाए। तो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दैट रिस्क, बिकॉज गवर्नमेंट के पास जो पैसा है दैट इज पब्लिक का पैसा। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से है? गवर्नमेंट के पास जो पैसा वो कहाँ का पैसा है? आपका मेरा सबका पैसा है। अब आपका पैसा गवर्नमेंट अगर ऐसे जगह लगा दे जहाँ पे पेपर नहीं चेक कर रही है, आप बर्दाश्त कीजिएगा? कह रहे किसको दे दिया पैसा, बोलेगा ना। अब प्राइवेट आदमी है, उसको जिसको देना है पैसा, हमको क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए एमएफआई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, क्योंकि वो कम पेपर में ज्यादा रिस्क लेके आपका काम करते हैं। अभी गवर्नमेंट करेगी एमएफआई, तो कागज भी नहीं लेगी, इंटरेस्ट ज्यादा लेगी, तो वो भी आपको बुरा लग जाएगा कि गवर्नमेंट हाँ लोन ग्रांट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन मिल सकता है, नहीं मिलता है। MFI के लिए नहीं मिलता है। MFI is a different thing. MFI is for private institutions only. Private लोग जिनके पास प्राइवेट पैसा है, जो पैसा लगाना चाहते हैं। ये सेपरेशन पहले ही किया हुआ है। गवर्नमेंट अपना फंडिंग के लिए तो आपको दे रही है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स है, बैंक्स है, वो सब पैसा कहाँ से ला रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट का अपना ग्रांट्स है बहुत सारा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दे आर फंडिंग, अपना उनका टाइम टू टाइम आता रहता है, प्रधानमंत्री योजना और ये योजना वो योजना। इसमें मिलेगा, आप पेपर लेके आइए। लास्ट क्वेश्चन पेड अप कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, ये दोनों का जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो क्या ये पेड अप कैपिटल को उसमें फिल करना पड़ेगा अकाउंट? पेड अप कैपिटल वर्किंग कैपिटल दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, ये दोनों को क्लियर कर सकते। वर्किंग कैपिटल आपका हो गया जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस जो आप करते हैं कंपनी में, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। पेड अप कैपिटल का पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का पार्ट पेड अप नहीं होता है। और बाकी डिटेल के लिए हमको लगता है एक वही other से रखना पड़ेगा। सो आज का सेशन आई होप इसका तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा राजीव। द बेस्ट पार्ट वाज एक ही घंटे की डिस्कशन में हम लोग जो है अपना आईपीओ लॉन्च करने से लेकर तक आ गए। तो स्टार्टिंग में लॉन्च किया आईपीओ, उसके बाद जो 1 घंटे बाद की इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होगा? सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एनीवेज थैंक यू वेरी मच मैम, आज बहुत अच्छा रहा सेशन। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो थैंक यू सो मच। जितनी बार मैं मेमेंटो देता हूँ वो तो अपलोड कर लो, मुझे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। आप ज्यादा हैप्पी लगते हैं। नहीं, बट आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि टुडे आई एम एड्रेसिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्राउड। ऐसे पहले जब भी मैंने किया है, व्हेन आई गो टू या तो मेरा इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं या फिर एमएसएमई में होता है, तो एमएसएमई में आपसे पहले वाले स्टेज पे जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं, समझ रहे मेरी बात? जिनका मतलब अभी सिर्फ आइडिया है। आप लोग उस स्टेज पर है जहाँ पे आप बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड इवेंचुअली हम हो सकता है आप में से किसी का नाम हम लोग पेपर में देखेंगे और अवार्ड वगैरह आप लोग लेंगे इवेंचुअली, है ना?
So I would, this is my first session with मतलब actual entrepreneurs. So I would like to know कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि जानते थे टाइम वेस्ट हुआ ऐसा कुछ? I would like to have that feedback. आप लोग प्लीज राजीव जी को बताइएगा लास्ट from, ठीक है? ये सब ऐसे चल रहा है। हम लोग के सेशन एंड कर दो, सेशन एंड कर दो। ठीक ये है। सब ऐसे लोग हैं जो बैंक से क्रेडिट कार्ड लेकर के उसको